हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों ने जीवों में जनन का वन शॉट वीडियो पहला वाला देख लिए हैं, ठीक है। आप लोग क्या देख रहे थे? तो आप लोग देख रहे थे वन शॉट वीडियो, ठीक है। तो आप लोग पहला वाला वन शॉट वीडियो देख चुके हैं। ये है वन शॉट वीडियो दूसरा, ठीक है। पहले वाले वन शॉट वीडियो में हमने बहुत कुछ देखा है और मैं आपको यहां पर बोला था कि जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है, ठीक है, प्रोपागेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको कायिक जनन। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको कायिक जनन, ठीक है। मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इस लेक्चर के लास्ट में, ठीक है, जब ये जीवों में जनन खत्म होगा आपका, ठीक है, जीवों में जनन, यानी कि इसी वीडियो की, ये वन शॉट वीडियो बिल्कुल कंप्लीट वीडियो है, ठीक है, जीवों में जनन का। अब ये बिल्कुल इसके बाद आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है और मैं 100% की गारंटी लेता हूं कि पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर बायो अमन पढ़ा रहा है, ठीक है। पूरा समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी। किसकी? मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो देखो, वेजिटेटिव प्रोपागेशन हम लोग वीडियो के लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग सबसे पहले कंटिन्यू कर लेते हैं जहां से हम लोग लेक्चर को पढ़ रहे थे, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। बायोलॉजी में फुल नंबर मैं दिलवाऊंगा, क्योंकि आप लोगों के साथ कौन खड़ा है? बायो अमन खड़ा है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना देर के हुए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पर स्माइल रहती है, ठीक है। इसके पहले के वीडियो में याद करवा दे, रिकॉल करवा दे आपको। इसके पहले के वीडियो में हमने बात किया था लैंगिक जनन, फिर उसके बाद बात किया लैंगिक जनन। लैंगिक जनन देख ले पुष्पों में कैसा होता है, कायिक जनन वेजिटेटिव प्रोपागेशन, और मनुष्यों में देखा जाए तो उनके अंदर किशोरावस्था, जुवेनाइल फेज, है ना। बताओ, भूल रहे हो क्या? भूलोगे तो दुई तमाचा तुम्हें मारेंगे, सोच लेना, ठीक है। चलो, अब हम लोग क्या देख रहे हैं? अब हम लोग देखेंगे जीवों में जनन का नेक्स्ट चैप्टर। हमने आपको बताया था कि अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन की अवस्थाएं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? लैंगिक जनन की अवस्था। मैंने आपको शायद एग्जाम्पल भी वहां पे दिया था ना, बड़ा फनी सा एग्जाम्पल, आप लोग को याद होगा। आपको एग्जाम्पल मतलब बड़े मेरे वाले एग्जाम्पल याद रहते हैं सब तुम लोग को, पगले गए। चलो इधर आ जाओ चुपचाप। देखो, हम लोग क्या देखेंगे? लैंगिक जनन की घटनाएं, ठीक है, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इंग्लिश में लिख दूं? लिख देते हैं, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप लोग मेरे साथ नोट्स तो बना ही रहे होंगे, ठीक है। ये क्या दिख रहा है मेरे को? सही है, नोट्स तो बना ही रहे होगे। जब तुम लोग नोट्स बना रहे हो तो लिखो इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हिंदी में लिखो लैंगिक जनन की घटनाएं। क्या लिखोगे? लैंगिक जनन की घटनाएं। इसकी 3 घटनाएं होती हैं, आपको पता है, ठीक है। मैंने इसके पहले वाले जब पार्ट था वहां पे मैंने आपको समझाया बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। इसकी 3 घटनाएं होती हैं। पहले को बोलते हैं निषेचन पूर्व घटना, हिंदी से लिख लो निषेचन पूर्व घटना, ठीक है। फिर आता है निषेचन, जहां पे निषेचन होता है, और फिर आता है बच्चे निषेचन पश्च घटना, ठीक है। लैंगिक जनन के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसके 3 इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से? निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना, ठीक है। अगर देखा जाए तो निषेचन पूर्व मतलब प्री, है ना, प्री फर्टिलाइजेशन। निषेचन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और इसको निषेचन पश्च घटना यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। 3 इवेंट्स होते हैं। इन तीनों इवेंट्स को हमेशा याद रखना, पूरी जिंदगी भर तुम्हारे ये काम देने वाले हैं। देख लेना इन इवेंट्स को, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, कौन सा इवेंट होता है? पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। हम इन्हीं तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। और मैं देखता हूं, मैं चाहता हूं कि ये चैप्टर है थोड़ा सा कठिन और मैं इसको आसानी से आप लोग को समझा पाऊं,
ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा आपका वक्त लूंगा और थोड़ा सा आप लोग के साथ मस्ती मजाक करूंगा, जिसकी वजह सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है। और मैं एक चीज आप लोग से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जो बच्चे क्लास ना पसंद आ रही हो ना, वो चुपचाप चला जाएगा। ठीक है। उनको जो भी टीचर पसंद आ रहे होंगे आप लोग जाइए, उनसे पढ़ लीजिए यार। ठीक है। मैं आपको पढ़ाने का ठेका नहीं लेकर के रखा हूं। जो मेरे प्यारे बच्चे हैं, ठीक है, जो वास्तव में मेरे से प्यार करते हैं, वो आकर के पढ़ें। बिल्कुल दिल खुला है यार तुम लोग के लिए, समझ रहे हो। चलो इस घटना को पढ़ें। निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना क्या होती है? यानी कि निषेचन से पहले की घटना। जैसे मैं आज अपना एग्जाम्पल नहीं लूंगा भाई साहब, मैं तुम लोग की शादी वादी तो ही नहीं होगी, तुम्हारी निषेचन पूर्व घटना क्या हो रही होगी। ठीक है। तुम्हारे अंदर क्या क्या हो रहा होगा, तुम मेरा मजाक बना दोगे यार। कहीं पे छोटे छोटे वीडियो क्लिप में बहुत देखता हूँ इधर उधर की फैले रहती हैं, कुछ भी मैं बोल दिया तो मतलब मस्ती कर दे मेरे साथ। हाँ, बहुत पीटूंगा। ठीक है। निषेचन पूर्व घटना क्या होती है? प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? युग्मक जनन होता है। क्या होता है? युग्मक जनन होता है और युग्मक स्थानांतरण होता है। ठीक है। इंग्लिश से लिख लो, गैमीटोजेनेसिस होता है और गैमीट ट्रांसफर होता है। दो इवेंट्स होते हैं। निषेचन पूर्व घटना में दो इवेंट्स होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर 2 इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक सेकेंड, बस 1 मिनट, मैंने तुम लोग से 1 सेकेंड बोला है ना। प्री फर्टिलाइजेशन 2 इवेंट्स होते हैं, एक युग्मक जनन होगा और एक युग्मक स्थानांतरण होगा, एक गैमीटोजेनेसिस होगा, एक गैमीट ट्रांसफर होगा। ठीक है। गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? गैमीट्स का बनना। ठीक है। गैमीट्स के अंदर जनन होगा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आएगा निषेचन, यानी कि ये आपके अंदर का होगा, ये आपके अंदर का प्रोसेस। युग्मक स्थानांतरण मतलब एक युग्मक दूसरे युग्मक के साथ जाकर के मिलेगा। जब आपकी शादी होगी तब युग्मक मिलेगा। मैं अपना नहीं लगाऊंगा, तुम लोग को लग रहा होगा अपना लगा दूंगा, मजा आ जाएगी, तुम लोग का पीट दूंगा, ज्यादा मजा लेने चक्कर में पड़े तो। फिर इसके बाद जब युग्मक स्थानांतरित हुआ तो हो गया उसका निषेचन। देख लो जैसे हो गया इसका। ठीक है। हो गया उसका निषेचन। निषेचन के बाद क्या होगा? निषेचन पश्च घटना आ गई, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन आ गई। क्या आ गई? पोस्ट फर्टिलाइजेशन आ गई। ठीक है। बताओ यहां तक समझ में आया? यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है? मुझे नहीं लगता। तो इस घटनाओं को लिख लो। अब हम लोग एक घटना के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं, निषेचन पूर्व घटना के बारे में, प्री फर्टिलाइजेशन। इसको मिटा दूं नीचे वालों में? दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत। चले भैया, गाना सुनोगे तुम लोग, गाना सुनोगे तो कूटे जाओगे। युग्मक जनन क्या होता है ना? गैमीटोजेनेसिस को यहां पे हम लोग देखेंगे। युग्मक जनन तो आपको पता है, एक होता है नर युग्मक, है ना, इधर ही लिख दो, और दूसरा होता है मादा युग्मक। ठीक है। नर युग्मक मादा युग्मक समझ रहे हो ना? नर युग्मक का जो निर्माण होता है वो होता है नर के वृषण से, टेस्टिस से। मादा युग्मक का निर्माण होता है मादा के अंडाशय से। ठीक है। मादा के अंडाशय से जो युग्मक का निर्माण होता है इसको बोलते हैं शुक्राणु, इसको बोलते हैं अंडाणु। आपको बता दें, नर के वृषण में और मादा के अंडाशय में एक जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? जनन कोशिकाएं। क्या पाई जाती हैं? तो वहां पर पाई जाती हैं जनन कोशिकाएं। ठीक है। जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन जनन कोशिकाओं के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि जनन कोशिकाओं के पास 46 गुणसूत्र होते हैं, समझ लेना। ठीक है। अब इन जनन कोशिकाओं के नर के वृषण में यहां पे होगा अर्ध
सूत्री विभाजन। बताओ 46 का आधा करोगे कितना आएगा? अगर 46 का अर्धसूत्री विभाजन होगा तो कितना आएगा? बता दो जल्दी से, बता दो, आप लोग को पता है, बताओ बताओ। 23 आएगा। तो शुक्राणु के अंदर 23 गुणसूत्र होंगे। इसी तरह मादा के अंडाशय में जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं और वो अर्धसूत्री विभाजन करती हैं, तो अंडाणु में कितने गुणसूत्र होंगे? 23 गुणसूत्र होंगे। बस सिंपल यही समझाना चाहता था। बताओ समझ गए कि नहीं? बिल्कुल यही समझाना चाहता था मैं। बताओ समझ गए कि नहीं? मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए हो, है ना? हम समझा दे समझ ना पाओ गंदी बात है ना। इधर देखो 46 को अपन लोग बोलते हैं 2n और इसके पास है n और इसके पास भी है n। ठीक है, ये घटना समझ गए? इस घटना को बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस, युग्मक जनन। ठीक है, अब ये युग्मक क्या होंगे? स्थानांतरण होंगे। समझना, स्थानांतरण में यानी कि जनन की क्रिया होगी। यहाँ पे युग्मक स्थानांतरण होंगे, जनन की क्रिया हुई, युग्मक स्थानांतरण हो गए। तो ये 23 क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम आपस में मिल करके एक जाइगोट बना लिए। ठीक है, यानी कि नर का जो शुक्राणु है ये मिल करके एक गुणसूत्र बना लिया, वो बना जाइगोट बना लिया, जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम हो गए। ठीक है, और फिर यही प्रोसेस चलेगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग, ये घटना को बोलेंगे निषेचन हो गया। जब ये भ्रूण, शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, तब उस घटना को बोलते हैं निषेचन। और निषेचन के बाद जब भ्रूण बड़ा होता है तो उसको बोलते हैं निषेचन पश्च घटना। ठीक है, ये होता है। इतना पता हो गया। जाइगोट यहाँ पे बन गए, युग्मक स्थानांतरण आप लोग समझ गए, गैमीट ट्रांसफर क्या होता है, और जनन कोशिकाएं किस प्रकार से युग्मक जनन करके एक नए जीव का निर्माण कर देती हैं। बताइए, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताओ। जो युग्मक होते हैं ना, ये है युग्मक, जैसे शुक्राणु है युग्मक, ये अगुणित होता है, यन है। ठीक है, इसका मतलब होता है 2n का मतलब होता है द्विगुणित, लिख लेना। और शुक्राणु क्या कैसा होता है? तो वो होता है अगुणित। ठीक है, ये भी आपका अगुणित है। ठीक है, जो आपके अगुणित जो नर युग्मक और मादा युग्मक है ना, वो कई प्रकार के होते हैं, तो उनको हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि एनसीईआरटी में हमारे पास क्या है, एनसीईआरटी बुक कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? एनसीईआरटी बुक दूर रखी है, उसे रहने दीजिए, हटाओ। देखो एनसीईआरटी में खाली इमेज बना करके दे दिया है, खत्म। अब बोला जाओ पढ़ो, अब चाचा बोला जाओ, अमन भैया है ना, बोला उन्हीं से पढ़ लेना तुम। मैंने एनसीईआरटी को पता था कि मैं था, इसलिए। चलो मिटा दे इसको, तो इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो, जल्दी से लो, नहीं पीट पीट के भगा दूंगा। चलो ले लिए, मिटा दूं इसे, मैं मिटा दूं, चलो ये देखो। हो गया। हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गैमेट, है ना, युग्मकों के प्रकार। यही वाला घटना चल रहा है। युग्मकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ गैमेट, दिख रहा होगा आप लोग को, है ना? क्वालिटी थोड़ा सा आप लोग इंक्रीज कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ गैमेट के अंदर तो युग्मक होते हैं 3 प्रकार के, समयुग्मक, असमयुग्मक और अंडयुग्मक। ठीक है देखना, समयुग्मक, असमयुग्मक और अंडयुग्मक। ठीक है, देखो समयुग्मक, समयुग्मक को बोलते हैं आइसोगैमीट या फिर बोलते हैं होमोगैमीट। ठीक है, समयुग्मक को क्या बोलते हैं? तो आइसोगैमीट या फिर होमोगैमीट। ठीक है, इसके बाद आता है
समयुग्मक की डिफिनीशन क्या होती है, ठीक है ना। समयुग्मक यानी कि युग्मक इसके समान होंगे। देखो इसकी डिफिनीशन है कि नर व मादा युग्मकों की बाह्य आकृति व परिणाम में समान हो, ठीक है। जब नर व मादा युग्मकों की, युग्मक बोल रहा है, ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु की बात कर रहा है, युग्मकों की बाह्य आकृति व परिमाण में समान हो, ठीक है। जब नर व मादा युग्मकों की बाह्य आकृति व परिणाम में समान हो तो उसे समयुग्मकी कहते हैं। बाह्य आकृति और परिणाम का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एक समान दिखता हो। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण आपको दे रखा है क्लाइडेमोनास, ठीक है। देखना क्लाइडेमोनास का चित्र कुछ इस प्रकार से था, है ना। अब मैंने बोल दिया आपको कि ये नर है और ये मादा है, कैसे पहचान पाओगे तुम, कैसे पहचान पाओगे, बिल्कुल दोनों सेम दिख रहे हैं, ठीक है। और जब एकदम से सेम दिख रहे हैं तो आप पहचान कैसे पाओगे, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। यानी कि इसका जो नर युग्मक है, ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है, दोनों एकदम बाह्य आकृति और परिणाम यानी कि आकार में बिल्कुल समान होते हैं, उसको बोलते हैं क्या, समयुग्मकी, ठीक है, या बोलते हैं समयुग्मक। जैसे यूलोथ्रिक्स हो गया, है ना, यूलोथ्रिक्स हो गया, फिर राइजोपस हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया। तो इन सभी जीवों को बोलते हैं समयुग्मक, ठीक है। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं समयुग्मक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि समयुग्मक क्या है, यानी कि इनके जो नर और मादा के युग्मक होते हैं ना, वो बिल्कुल समान होते हैं, इसलिए इनको समयुग्मक बोलते हैं। अब आ जाओ असम युग्मक क्या होते हैं। असम का मतलब कि जिनके नर व मादा युग्मक, ठीक है, एनसीईआरटी क्या लिखती है कि नर व मादा युग्मक बाह्य आकृति में समान हो परंतु परिमाण में भिन्न भिन्न हो, ठीक है। जिनके नर व मादा युग्मक, लिख लेना डिफिनीशन बिल्कुल बना बना के, ठीक है, बाह्य आकृति में समान हो परंतु परिमाण में भिन्न भिन्न हो, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको असम युग्मक बोलते हैं, ठीक है। असम युग्मक आपका असम युग्मक का है स्पाइरोगाइरा, ठीक है। आप लोग अगर एनसीईआरटी की बुक लेकर के बैठे होंगे तो वहां पर आपको एक ऐसा चित्र दिख रहा होगा, ये देखो, बिल्कुल ऐसा चित्र दिख रहा होगा। यानी कि ये आकृति में तो समान है, गोला है, दोनों गोला है, लेकिन परिमाण में भिन्न भिन्न है, ठीक है। इनमें से एक मेल होगा, एक नर युग्मक होगा, एक मादा युग्मक होगा, ठीक है। जैसे स्पाइरोगाइरा हो गया और एक और आपका आता है, एक और जीव होता है स्पाइरोगाइरा के बाद, यूलोथ्रिक्स नहीं, यूलोथ्रिक्स, फ्यूकस, स्पाइरोगाइरा और फ्यूकस आपके एनसीईआरटी में मेंशन करके रखा है, एनसीईआरटी में डायग्राम बना करके रखा है असम युग्मक का। ये होते हैं असम युग्मक, ठीक है, ये होते हैं असम युग्मक जिनको बोलते हैं एनिसोगैमीट, ठीक है, एनिसोगैमीट इंग्लिश से लिख लेना क्या हुआ यार ठीक है, एनिसोगैमीट देख लिए। अब हम लोग देखेंगे ऊगैमस, क्या देखेंगे, ऊगैमस। ऊगैमस का मतलब होता है अंड युग्मक। अंड युग्मक का मतलब क्या होता है, तो देखो ये आपका होमोगैमीट है, हाँ, अभी हेटेरोगैमीट हम लोग देखेंगे। असम युग्मक और अंड युग्मक को हेटेरोगैमीट बोलते हैं, ठीक है। अंड युग्मक क्या होता है, ओगैमीट्स क्या होता है, तो एनसीईआरटी क्या लिखता है, इसमें नर युग्मक छोटा होता है और कसाबिकीय होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, असम युग्मक में इसमें नर युग्मक छोटा लेकिन
कसाबिकी, कसाबिकी यानी कि फ्लैजिला, ठीक है। और मादा युग्मक बड़ा लेकिन कसाबिकी नहीं होता है, ठीक है। अंड युग्मक में क्या होता है, नर युग्मक तो छोटा होगा, जैसे आप लोग देखिए जो स्पर्म होता है, ठीक है, स्पर्म छोटू सा होता है लेकिन उसके अंदर फ्लैजिला पाया जाता है, वो चल के जाता है। बताओ स्पर्म का बस में बैठ के जाता है क्या, नहीं ना, चल के जाता है, पीछे उसके पास टेल पाई जाती है। लेकिन जो अंड युग्मक होता है, अंड युग्मक तो वही जगह पर खड़ा रहता है, बैठा रहता है, फिर आकर के स्पर्म उसे फ्यूज करता है, ठीक है। फिर वहीं से आकर के स्पर्म उस चीज को फ्यूज करेगा। क्लियर है। तो यानी कि अंड युग्मक बड़ा होगा, मादा युग्मक, ये मादा युग्मक है, ठीक है, क्या है, ये मादा युग्मक है, ये नर युग्मक है। तो मादा युग्मक देख लो यहाँ पे बड़ा है, लेकिन नर युग्मक क्या है, छोटा है। मादा युग्मक क्या है, मादा युग्मक बड़ा है, नर युग्मक छोटा है। जैसे यहाँ पे लिख लो कारा हो गया, ठीक है, जंतु हो गए, और उडो, हाँ उडोगोनियम करके हो गए, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप एग्जाम्पल लिख लो, उडोगोनिया, उडोगोनिया हो गया, है ना, कारा हो गया और जंतु हो गया। तो मेरे को झुकना पड़ता है, मेरे को कभी कभी दुख हुआ करता है यार, मेरे को और लंबा होना चाहिए था। अरे लंबा नहीं है ना, मैं इतना लंबा बहुत हूँ, ठीक है। कारा, उडोगोनिया और जंतु, ये हुआ आइसोगैमेट, होमोगैमस, एंजियोगैमेट्स हो गए, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आता है होमोगैमस को हमने देख लिया, होमोगैमस। हेटेरोगैमस क्या होता है ना, लिख दे, विषम युग्म की जगह है तो यहाँ पे, है ना, हेटेरोगैमस विषम युग्म की। सबसे पहले डिफिनीशन डाल के इसको लिख लेना क्लियर से, इसको भी लिख लेना, अंड युग्मक भी बता दिया, इसको भी लिख लेना। डिफिनीशन बना बना के अच्छे से नोट्स में लिखना, ऐसे ना खिंचा देना, मैं समझाने के लिए ऐसे बताया हूँ, ठीक है, नहीं ले तमाचा कूट दूंगा। इसके बाद देखो हेटेरोगैमस, हेडिंग डालो, डालो विषम युग्मकी क्या डालोगे, डालोगे विषम युग्मकी। विषम युग्मकी क्या होते हैं, तो वहां पे साफ से बिल्कुल लिखो, बिल्कुल हिंदी से लिखो कि जब असम युग्मक और अंड युग्मक दोनों को देखा जाता है या दोनों को रखा जाता है तो उनको असम युग्मकी कहते हैं। यानी कि लिख लो सिंपल से, हेटेरोगैमस विषम युग्मकी, सॉरी विषम युग्मकी विषम युग्मकी में लिखो, असम युग्मक और अंड युग्मक को ही विषम युग्मकी कहते हैं। सिंपल, एक लाइन में डिफिनीशन आपकी खत्म। एक लाइन में क्या हुआ, एक लाइन में डिफिनीशन आपकी खत्म हो गई, है ना। असम युग्मकी क्या होता है, सॉरी विषम युग्मकी, अरे यार मैं नाम लिख देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ बार बार, तुम लोग गलत हो जाएगा, फिर तुम लोग एक वो बवाल खड़ा कर दोगे, है ना। पढ़ने तो आते नहीं, थोड़ा सा मैं गलत बोल गया तो बड़ा बड़ा खुश हो जाता है यार, मैं तो सही बोल गया है, चलो ठीक है। विषम युग्मकी क्लियर हो गया, मिटा दूँ यहाँ से यहाँ से हम मिटा देते हैं। यहाँ तक तुम लोगों ने समझ लिया, इसको हमने कॉपी में आई होप नोट डाउन भी तुम लोग कर लिए होगे, है ना। देखो नोट साथ साथ बनाते चलता, ठीक है, बनाते चलता, नहीं तो हम आओ उधर तो तुमका बहुत मारा पीटअप, है ना। अच्छा तुम लोग कहता हूँ मारता वारता मैं नहीं हूँ, सच में मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ। लड़ाई वड़ाई ये सब गंदी बातें होती है ना। अच्छे बच्चों क्या पहचान होती, पढ़ने वालों की निशान, अच्छे बच्चों क्या पहचान, ठीक है। देखो जो जनक होते हैं, ठीक है, जनक हमेशा कैसे होते हैं, जनक हमेशा द्विगुणित होते हैं, ठीक है। जनक हमेशा द्विगुणित होते हैं और उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो जो युग्मक बनते हैं वो क्या होते हैं, युग्मक बनते हैं, युग्मक होते हैं अगुणित। जनक कैसा होता है, तो जनक होता है द्विगुणित, लेकिन युग्मक कैसा होता है, तो युग्मक होता है अगुणित। बताओ समझ पा रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं, है ना। कोशिका विभाजन होता है लेकिन अगर जो जनक है वो अगुणित है, अगुणित मतलब जैसे मधुमक्खी का एग्जाम्पल ले लो। मधुमक्खी में आप लोग को पता है
कि जो रानी मधुमक्खी होती है वो बिना नर से मिले ही नर को पैदा कर देती है। अगर रानी मधुमक्खी चाहे ड्रोन को पैदा करने के लिए तो बिना ड्रोन से मिले ही ड्रोन को पैदा कर देगी। यानी कि अगर रानी मधुमक्खी अगुणित है तो कैसे वो एक ड्रोन को पैदा कर सकती है? यानी कि उसके अंदर कौन सा विभाजन होता है? तो उसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? उसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है, तभी यहाँ पे युग्मक कैसा मिलेगा? यन मिलेगा। ठीक है, कैसा मिलेगा? तो युग्मक मिलेगा यन। ठीक है, बताओ क्रोमोसोम यन 2n समझ रहे हो ना? 2n जैसे अगर मनुष्य का देख लिया जाए तो 2n क्या है? मनुष्य का 2n है 46 और n क्या है? तो n है 23, मतलब आधा। ठीक है, 2n मतलब 2 गुना। ठीक है, बताओ समझ आया ना यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको मिटा दें। अब एक बहुत बड़ा सा एनसीईआरटी का हमारा टॉपिक है, बहुत अच्छा सा टॉपिक है बच्चे। इस चीज़ को मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, पूरे का डिटेल से बताऊंगा। मिटा दूँ इसको और इस चीज़ को याद कर लेना अपनी कॉपी में, अपनी फेयर कॉपी नोट डाउन इसको कर लेना। ठीक है, तुम लोग सिंसियर हो गए हो यार, है ना? सबसे पहले लिखो जीव का नाम। ठीक है, जीव का नाम, फिर लिखो गुणसूत्रों की संख्या, कुल गुणसूत्र, दैहिक गुणसूत्रों की संख्या, दैहिक लिख लेना। ठीक है, कुल गुणसूत्रों की संख्या। इसके बाद लिखो युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या। युग्मकों मतलब या तो नर युग्मक होगा, या तो नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या बोल रहा है, या तो मादा युग्मक में। ठीक है, चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। पानी पी लूं? अच्छा लगा, मुगैम्बो खुश हो गया, है ना? बहुत ज़्यादा, देखो इतना गर्मी मेरे को लग रहा है। अब पानी पी लिया, अभी तो और लगेगा। आता है, सबसे पहला आता है अपना इंसान, मनुष्य। तो आपको क्या पता है मनुष्य के बारे में? बताओ। मनुष्य के बारे में आपको सिंपल से एक चीज पता है, और वो चीज है कि उसके अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। एक सेकेंड ना, थोड़ा सा मैं इधर का सेट कर दूं। ठीक है, मनुष्य के अंदर आपको एक चीज ये पता है कि उसके अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? तो उसके अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। तो बताओ युग्मक में कितना होगा? बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल आधा होगा भैया, क्योंकि एक मनुष्य बनने के लिए 23 गुणसूत्र उसके मादा से लिए जाते हैं, और 23 गुणसूत्र नर से लिए जाते हैं। तो अगर एक युग्मक की बात की जाए, 23 गुणसूत्र। इसके बाद आता है आपका घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी यार सभी को लिख देता हूं मैं, आपके एनसीईआरटी का जो पॉइंट है, घरेलू मक्खी हो गया, है ना, चूहा हो गया, कुत्ता हो गया। पूछा जाता है कुत्ता के टोटल कितने गुणसूत्र है? ठीक है, बिल्ली हो गया, फल मक्खी हो गया, है ना। चलो, घरेलू मक्खी गुणसूत्र कितने होते हैं? घरेलू मक्खी के एनसीईआरटी में लिख रखा है, ठीक है, कि घरेलू मक्खी के 12 गुणसूत्र होते हैं। कितने? 12। टोटल गुणसूत्र यदि घरेलू मक्खी के 12 होंगे तो युग्मक कितना होगा? युग्मक जाहिर सी बात है युग्मक होगा 6। बताओ ना, तुम बताओ ना, हम बताओ, एग्जैक्ट बता दो। ठीक है, अगर चूहा के पास 42 गुणसूत्र हैं तो इसके युग्मक में कितने होंगे? बिल्कुल सिंपल बात, आधा कर दो, 21 होगा। 21 नर युग्मक से मिलेगा, 21 मादा युग्मक से मिलेगा, तब एक चूहा बनेगा, और वो चूहा के पास 42 युग्मक रहेगा, है ना। कुत्ता के पास जैसे 78 होते हैं, 78 क्रोमोसोम होते हैं, 78 गुणसूत्र होते हैं, तो कितने युग्मक होंगे? सिंपल से 39। बिल्ली के पास यदि 38 गुणसूत्र होते हैं, बिल्ली होती ना, टहलती ना इधर उधर, तो उसके पास 38 गुणसूत्र हैं, कितने होगा? 38 का आधा कर लो, 19। 19 दूना 38। ठीक है, फल मक्खी, फल मक्खी जानते हो, जो फल में लग जाती है मक्खी, है ना, जो फल मक्खी होती है उसके पास केवल 8 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं बाबू? 8। उल्टा हाथ से लिखो, 8। तो बताओ इसके युग्मक कितने होंगे? युग्मक कितने होंगे बताओ? फल मक्खी के पास 8 होते हैं। एक सेकंड यार, मैं इसे क्लियर करता हूँ।
गूगल पे देख लेते हैं, है ना। फल मक्खी के पास, मुझे कुछ डाउट लग रहा है यार, फल मक्खी के यहाँ तो यार मुझे दिख नहीं रहा, 16 होते हैं, मैं कंफर्म कह सकता हूँ 16। फल मक्खी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 16। लेकिन अगर युग्मक पूछा जाए तो 8 युग्मक होंगे उसके पास। फल मक्खी के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो वो होगी 16। और यदि युग्मक पूछे जाए तो 8 युग्मक होंगे, है ना। इसी तरह से आप लोग आलू का देख लो, आलू के पास 48 गुणसूत्र होते हैं। कितना होता है आलू के पास? तो आलू के पास 48 यानी कि 48 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अब अगर इसके युग्मकों की संख्या पूछ लिया जाए तो कितना होगा? 24 युग्मक होंगे इसके पास। 24 युग्मक इसे नर से मिलेंगे और 24 युग्मक इसे मादा से मिलेंगे, तब जाकर के 48 बनेगा। इसके बाद आ जाओ तितली, आ जाओ। तितली के पास 380 गुणसूत्र होते हैं। तितली होती है 380 गुणसूत्र होते हैं, 190, हाँ 190 हो गया। तितली के पास जो टोटल गुणसूत्र होते हैं वो 380 होते हैं, लेकिन अगर युग्मक की बात किया जाए तो 190 युग्मक हो गए। प्याज आ जाओ, प्याज खाते हैं ना, प्याज के पास टोटल 16 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन अगर युग्मक की बात की जाए, एक युग्मक के पास तो हो गए 8। इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताओ, अब लग रहा है गर्मी मेरे को, अब मेरे को परेशानी हो रही है ना, ठीक है। यहाँ तक समझ गए ना। अब आती हमारी एक और घटना आती है, और उस घटना को हम लोग बोलते हैं, कौन सी घटना है? युग्मक जनन तो समझ ही गए हो, मैं बैठा हूँ, खड़ा हो जाऊँ, ये लो युग्मक जनन तो समझ ही गए हो। अब आएगा युग्मक स्थानांतरण, गैमीट ट्रांसफर, ठीक है। गैमीट ट्रांसफर में चुपचाप लिख लो, नर और मादा युग्मक का संलयन, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन ही क्या कहलाता है? युग्मक स्थानांतरण कहलाता है, ठीक है। इसकी अगर आप लोग चाहें तो एनसीईआरटी डिफिनीशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी डिफिनीशन क्या होगी आपकी कि युग्मक निर्माण के पश्चात, जब युग्मक का निर्माण हो जाता है तो युग्मक निर्माण के पश्चात नर व मादा युग्मक एक दूसरे के निकट आते हैं, ठीक है। नर और जो मादा युग्मक होते हैं वो एक दूसरे के निकट आते हैं, और इस घटना को निषेचन की क्रिया कहते हैं। इस घटना को निषेचन की क्रिया कहते हैं। इनका मिलना ही क्या कहलाता है? इनका मिलना ही युग्मक स्थानांतरण कहलाता है, यानी कि युग्मकों का स्थानांतरण हो गया, ठीक है। कुछ जीव होते हैं जिनका नर युग्मक, ठीक है, जैसे जीवों का जो नर युग्मक होता है वो चलनशील होता है, तो इसके पास फ्लैजिला होता है, बताया था ना, स्पर्म चल के पहुंच जाएगा। लेकिन मादा युग्मक के पास फ्लैजिला नहीं होता है। जो मादा युग्मक होता है वो अचलनशील होता है, यानी कि वो चल नहीं पाता है, वो बिल्कुल भी चल नहीं पाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है ना। जैसे यहाँ पे तुम लोग देख लियो, बिल्कुल सिंपल सा चीज़ें थी कि जो नर युग्मक यानी कि शुक्राणु है ना, वो अंडाणु के पास चलकर पहुंच जाता है, और अंडाणु चुपचाप वहीं पे बैठा रहता है फैलोपियन ट्यूब में, एफटी के अंदर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इमेज देख लो, जैसे ये मादा जनन तंत्र है, मादा जनन भाग है, ठीक है। हाँ, यहाँ से अंडाणु निकला, ये एफटी होती फैलोपियन ट्यूब, आगे पढ़ेंगे। यहाँ से स्पर्म गया, ये देखो चलते 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 गया, ये यहाँ पे फ्यूज कर दिया। तो इस चलने वाली पूरी घटना को बोलते हैं युग्मक स्थानांतरण, गैमीट ट्रांसफर। और इस फ्यूजन को बोलते हैं, जब ये स्पर्म और ओवम मिल जाएगा तो इसको बोलते हैं निषेचन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मिटा दूं इसको मैं, उस कॉर्नर वाला मिटा करके थोड़ा सा भी और इसमें समझाना है। इसमें क्या समझाना है? जैसे ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, ठीक है, उनका नर युग्मक जो होता है, उनका नर युग्मक कैसे पहुंचता है ना।
देखो, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं और टेरिडोफाइट्स होते हैं या शैवाल होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा शैवाल हो गया, है ना, फिर ब्रायोफाइटा हो गया, फिर टेरिडोफाइटा हो गया। इनका जो नर युग्मक होता है क्या होता है? नर युग्मक। तो इस नर युग्मक को पहुंचने के लिए एक जल की आवश्यकता होती है, एक माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। इस नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और वो माध्यम होता है जल। अगर जल नहीं होगा तो ये नर युग्मक मादा युग्मक के पास नहीं पहुंच पाएगा, और जब ये उसके पास पहुंचेगा नहीं तो निषेचन की क्रिया होगी नहीं, ठीक है। ये चीज याद रखना, ठीक है। और जो बीजी पौधे होते हैं, क्या होते हैं? बीजी पौधे। बीजी पौधे, तो बीजी पौधे के जो नर युग्मक होते हैं ना, और जो मादा युग्मक, बीजी पौधे के नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों अचल होते हैं। क्या होते हैं? नर युग्मक भैया, बीजी पौधे का जो नर युग्मक है ना, ये एंथर हुआ, वो फिलामेंट हुआ, ये एंथर हुआ, यहाँ से परागकण निकलेगा, परागकण इसके अंदर होगा, ठीक है, और ये हुआ अंडाशय, ओवरी, अंडाणु यहाँ से निकलेगा। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों क्या हैं? दोनों अचल हैं। ये भी अचल है और ये भी अचल है, ठीक है। नर युग्मक भी अचल है, ये भी अचल है। तो ये कैसे मिलेंगे आपस में? जब चल दोनों नहीं पा रहे, कैसे मिलेंगे? तुम लोग जाओगे कहाँ मिलाने? नहीं ना, कैसे मिलेंगे? तो ये एक घटना होती है जिसको बोलते हैं परागण की क्रिया, जिसको बोलते हैं पॉलिनेशन। तो परागण की क्रिया होती है किसके अंदर? बीजी पौधों में। बीजी पौधों के अंदर परागण की क्रिया होती है, और उस परागण की क्रिया के अंदर नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलते हैं और निषेचन की क्रिया को संपन्न करते हैं, निषेचन की क्रिया को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। क्या आएगा? निषेचन की क्रिया को संपन्न करेंगे, निषेचन की क्रिया को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग बिल्कुल जहर होंगे, है ना, बिल्कुल भौकाली अंदाज में। बोलो एक बार, कैसे हो तुम लोग? जल्दी से बताओ कैसे हो तुम लोग? इसके पहले के लेक्चर कैसे चल रहे थे? यार मैं तुम्हें सच बताऊं, इसके जो पहले वाला लेक्चर था उस दिन मैं सच में बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेस्ड था, ठीक है। पता नहीं मतलब मेरे दिमाग में क्या ख्याल चल रहा था। एक डिप्रेशन की एक स्टेज होती है ना, लगातार अगर 2 से या 3 हफ्ते तक अगर आप डिप्रेस रहते हैं ना, अगर आप उदास रहते हैं ना, तो वो लाइक एक डिप्रेशन का कारण होता है। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, ठीक है। ये चैप्टर मेरे को कवर करवाना था, तो मैं भी हाल ही में रिकवर होकर के मैं इस चैप्टर को शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक डिप्रेशन की एक छोटी सी स्टेज है जो शायद मैं था, और ये पता नहीं क्यों कैसा मेरे साथ हो रहा है, मुझे मतलब ज़्यादा कुछ पता भी नहीं चल रहा है। बाकी ठीक है, सब आप लोगों के सपोर्ट की वजह से अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है। मैं अपने आप को मैनेज करता हूँ, मैं अपने आप को रिकवर करता हूँ बहुत जल्दी ही, ठीक है। बाकी आज की क्लास में ले लेता हूँ, इसके बाद का मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा, ठीक है। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवों में जनन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? जीवों में जनन का ये लास्ट लेक्चर हमारे पास होगा। कभी कभी आप लोग एक बात याद रखना कि सामने अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा दिख रहा है ना, और उसके चेहरे में हमेशा स्माइल है, ऐसा कुछ वो हो रहा है ना, तो उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत लेनी चाहिए कि यार इतना खुश हमेशा रहता कैसे है, ये कुछ ना कुछ कारण है, ठीक है। शायद आप लोग नहीं ले पाएँ, और मुझे भी खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम उसे बाद में बात करेंगे। और खैर टॉपिक तो बड़ा है, इस विषय में बात करूंगा मैं, एक पर्सनली एक वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है। चलिए, जीवों में जनन हमने बताया था आपको, आप लोग पढ़ रहे थे इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ बिल्कुल, मुझे याद आ रहा है, आप लोग पढ़ रहे थे इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज की क्लास बिल्कुल जोश में होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल ना रुकना है ना थकना है, बस हमेशा जिंदगी में आगे चलते रहना है। एक शायरी सुन लो कि हजारों उलझने राहों में हैं, हजारों उलझने राहों में हैं और कोशिशें बेहिसाब। हजारों उलझने राहों में हैं और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, बस चलते रहिए जनाब।
बस ठीक है। चलिए, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हिंदी से आप लोग को पता है लैंगिक जनन की घटनाएं, ठीक है। तो लैंगिक जनन की घटनाओं में मैं एक बार चेक कर लेता हूं मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। हाँ, तो मैंने आपको निषेचन पूर्व घटना पढ़ा दिया है। अब आपके दो इवेंट्स बचते हैं। पहला आता है निषेचन आता है, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। आई होप निषेचन मैंने पढ़ाया है शायद, क्या मे बी निषेचन मैंने आपको पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, ठीक है। निषेचन क्या होता है? निषेचन का मतलब होता है निषेचन की प्रक्रिया में, ठीक है, या निषेचन की प्रक्रिया में नर और मादा युग्मक, ठीक है। समझना क्या होता है पहले, नर और मादा युग्मक संलयित होते हैं, संलयित होते हैं, ठीक है। नर और मादा युग्मक आपस में आकर के मिलते हैं। ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक, ये आपस में आकर के मिले, ठीक है। तो ये क्या बनाया? ये बनाया युग्मनज, जिसको बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है? तो निषेचन नर और मादा युग्मक का संलयित होना ही निषेचन कहलाता है। एनसीईआरटी की डिफिनीशन लिख लो आप लोग की। और आपको पता है युग्मनज कैसा होता है, द्विगुणित होता है कि अगुणित होता है? बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बच्चे जा रहे हो मेरे बच्चे, बिल्कुल सही जा रहे हो मेरे शेर, बिल्कुल सही। जो युग्मनज होता है बच्चे वो द्विगुणित होता है, डिप्लॉयड होता है, ठीक है। लेकिन जो युग्मक होते हैं वो कैसे होते हैं? वो अगुणित होते हैं। पिछली क्लास में यही मैं चिल्ला चिल्ला के मर मर के पढ़ाया था तुम लोग को, समझ में आया था ना? बताओ, समझ में आया था ना? बस यही अंतर है कि वो एनसीईआरटी की बुक में लिखा, छांट के इसमें लिख लेता हूँ, सब समझा देता हूँ, एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाती हैं। पता नहीं आप लोग बुक से फिर क्यों नहीं समझ पाते हो, है ना? इंतजार करते रहते हो भैया का वीडियो आ जाए जल्दी से पढ़ लेते हैं, है ना? तो ठीक है, मैं भी दे रहा हूँ आप लोग को, प्लेलिस्ट पर चेक कर लिया करो, वहीं पर वीडियोज़ हैं, ठीक है। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो यार, तुम लोग करते नहीं हो, है ना? मैं देखता हूँ, मैं वीडियोज़ को अभी कभी देख लिया करता हूँ, तुम लोगों की लाइक वगैरह, मैं इंतजार में बैठा रहता हूँ ना यार, सच में। चलो, अगर इसका आप लोग डिफिनीशन लिखो एनसीईआरटी वाला, ठीक है, तो बना करके लिखो कि निषेचन प्रक्रिया में, ठीक है, निषेचन प्रक्रिया में लिखो, लिखो मेरे साथ लिखो, निषेचन प्रक्रिया में नर युग्मक व मादा युग्मक एक दूसरे से संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, ठीक है। निषेचन प्रक्रिया में नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे से संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं और ये युग्मनज द्विगुणित होता है। क्या होता है? ये युग्मनज द्विगुणित होता है। इसी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। तो निषेचन आपके दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। निषेचन के प्रकार अगर आप देखा जाए तो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, इंग्लिश में लिख लेना, हिंदी में लिख लेना, बड़ा प्यारा लगता है। और बोर्ड एग्जाम का आप लोग को बड़ा डाउट होगा ना कि हिंदी से लिखे इंग्लिश से लिखे, कैसे लिखे? तो बोर्ड एग्जाम में आप लोग ना हिंदी इंग्लिश दोनों कॉम्बिनेशन करके लिखोगे ना, सच में एग्जामिनर पगला आ जाएगा, बैकला आ जाएगा एग्जामिनर, है ना? बोलेगा भाई कैसा लिख दिया मेरा बच्चा, कैसा लिख दिया, बोला कहाँ से पढ़ के आया तू, है ना? ऐसे पूछने लगेगा। निषेचन के प्रकार, तो निषेचन दो प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य निषेचन, है ना? समझना बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, डरना नहीं इस चैप्टर से। बाह्य निषेचन, और दूसरा है अंतः निषेचन। पहला क्या है? तो पहला है बाह्य निषेचन, दूसरा क्या है? दूसरा है अंतः निषेचन। अब इसको पहले मैं समझा देता हूं, फिर एनसीईआरटी डायग्राम, फिर ये सारी चीजें आप लोग लिखना। बाह्य निषेचन का मतलब क्या है? बाह्य मतलब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, ठीक है, हिंदी से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन लिख लेना। अंतः मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बाह्य निषेचन क्या होता है बच्चे? ये होता है, अबे हट, ये नहीं होता है। बाह्य निषेचन का मतलब जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होती है, ठीक है। जैसे मैं हूं नर, एक इधर है मादा, ठीक है,
सब मान लो इधर एक मादा खड़ी है, ठीक है, समझ गए, मान लिए, ठीक है, मान लो, मानने में क्या जाता है ना, कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी मान लो, ये कौन खड़ी है उसी को समझ लो, हमारी वही खड़ी है, ठीक है। चलो देखो, ठीक है, मैं नर, ये मादा, अब इधर से मेरा नर युग्मक आया, उधर से मादा युग्मक आया, और कहीं पर बाहर फ्यूज कर रहा है, कहीं बाहर मिल रहा है, कहीं बाहर युग्मनस का निर्माण कर रहा है। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं, समझ पा रहे हो ना। बाह्य निषेचन क्या होता है, जब नर और मादा युग्मक शरीर के बाहर संलयित होते हैं, शरीर के बाहर निषेचन की क्रिया होती है, शरीर के बाहर युग्मनज का निर्माण होता है, तो उसको हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं, ठीक है, बाह्य निषेचन। जैसे आपका मेढक हो गया, मेढक क्या करता है, एक पानी में जाता है, एक गड्ढे में, नर मेढक वो अपना नर युग्मक डाल आता है, फिर मादा युग्मक जाती है, वो भी अब मादा युग्मक छोड़ आती है, नर युग्मक मादा युग्मक आपस में घूमते 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 मिल जाते हैं। ये देखो अब ये बन गया मेढक। अब मेढक तुमको पता है, मेढक जब बचपन में रहता है ना, तो बिल्कुल वो मछली के मतलब ग्रुप का रहता है। मेढक को बचपन में देखोगे तो समझ नहीं पाओगे कौन मछली कौन मेढक, ठीक है। ये हुआ आपका बाह्य निषेचन, समझ गए ना। अंतः निषेचन क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब निषेचन शरीर के अंदर हो रहा हो, जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर ही हो रही हो, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इंटरनल मतलब अंदर, ठीक है, एक्सटर्नल मतलब निषेचन क्रिया बाहर। जैसे मनुष्यों में, ठीक है, उदाहरण क्या है, मनुष्यों में, ठीक है, निषेचन की क्रिया अंदर होती है। कुत्ता में, कुत्तों में, है ना, बिल्ली में, बताओ बिल्ली के पेट के अंदर बच्चा रहता है ना, गर्भाशय में रहता है ना, फिर बिल्ली हो गई, भैंस में, है ना, गाय में, बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, इतने एग्जाम्पल हैं कि ना लिखवाते लिखवाते मैं थक जाऊंगा, ठीक है। सरीसृप के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, टेरिडोफाइट्स हो गए आपके, ब्रायोफाइट्स हो गए, जिम्नोस्पर्म हो गए, है ना, ऐसे लिख लो, टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट्स, फिर ब्रायोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, और एंजियोस्पर्म भी हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सभी क्या होते हैं, तो इनके सभी के अंदर अंतः निषेचन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इधर क्या है, इधर उभयचर हो गया, मेढक हो गया, मछली हो गया, उभयचर हो गया, है ना, मछली हो गया। तो जो ये बाह्य निषेचन की क्रिया होती है ना, ये अधिकतर जलीय प्राणियों में होती है ना, अधिकतर जलीय जीव के अंदर ये क्रिया होती है। कौन सी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पे होती है, जलीय प्राणियों के अंदर होती है, बताइए, ठीक है। तो जलीय प्राणियों के अंदर क्या है, ये सभी क्रियाएं होंगी। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है, बताइए। एक क्रिया, एक निषेचन की एक और क्रिया होती है, उसको एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है, अनिषेक जनन क्या होता है ना, इसको हो गया। एक क्रिया और है एनसीईआरटी में आपकी मेंशन करके रखी है, उसको बोलते हैं अनिषेक जनन, यानी कि पार्थेनोजेनेसिस, है ना, अनिषेक जनन, ठीक है। इसको भी यही समाप्त कर देते तो निषेचन वाला जो दूसरा नंबर पॉइंट है ना, दूसरा इवेंट ना, ये खत्म हो जाएगा, है ना, लिख लेना, पार्थिनोजेनेसिस। बच्चे बोलते सर बहुत छोटा छोटा लिखते हो, तो अब देख लो इतना बड़ा बड़ा लिख रहे, समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना। बताओ अनिषेक जनन क्या होता है। अनिषेक जनन ऐसी क्रिया होती है जिसमें बिना नर युग्मक के ही मादा युग्मक ही एक नए संतान का निर्माण कर देती है, नए जीव का निर्माण कर देती है, उसको अनिषेक जनन बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह अनिषेक फलन भी आता है, ठीक है, फलन में मतलब पुष्पों में चले जाओ, अनिषेक जनन मतलब जीवों में आ जाओ। तो लिखो, बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से ही नए जीव का निर्माण होता है, ठीक है, बिना निषेचन के, बिना निषेचन के ही, ठीक है, बिना निषेचन के, यानी कि इसका नर युग्मक नहीं जा रहा है, नर युग्मक नहीं मिल रहा है, नर युग्मक के बिना ही, ठीक है, बिना निषेचन के ही, ठीक है, बिना निषेचन के ही मादा युग्मक, ठीक है, कौन से बता रहा है, बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से ही, मादा युग्मक से ही नए जीव का निर्माण होना, मादा युग्मक से ही नए जीव का निर्माण होना,
ही अनिषेक जनन कहलाता है, पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताइए मधुमक्खी का एग्जाम्पल दिया था कि नहीं। मधुमक्खी अगर चाहती है, जैसे मैं मधुमक्खी हूं, अगर मैं अरे यार हट, मैं ही मेल बन जाऊँ, मैं नहीं बनूंगा, इधर बना लो। जैसे ये चाचा हैं, है ना, ये चाचा हैं कल्लू, ठीक है, क्या है, कल्लू चाचा अगर चाहें अरे यार इसको कल्लू मधुमक्खी बोलो, इसको मधुमक्खी बोलो। हाँ, कल्लू मधुमक्खी मतलब ये रानी है ना, कल्लू नहीं कल्ली बता दो, कल्ली रानी मधुमक्खी। अगर रानी मधुमक्खी चाहती है तो खुद वो ड्रोन को पैदा कर सकती है। किसको? ड्रोन को, यानी कि नर मक्खी को, है ना। तो रानी मधुमक्खी को ड्रोन पैदा करने के लिए उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी होना अनिवार्य नहीं है। वो बिना सेक्सुअल एक्टिविटी के ही, बिना नर युग्मक के ही वो ड्रोन को पैदा कर देगी। लेकिन चाचा, लेकिन एक शर्त है, वन कंडीशन अप्लाइड। क्या? व्हाट कंडीशन? अगर रानी मक्खी चाहेगी कि मैं श्रमिक मधुमक्खी को पैदा कर दूं बिना नर मक्खी के, समझना, श्रमिक मक्खी को पैदा कर दूं बिना नर मधुमक्खी के, तो रानी मक्खी कदापि नहीं कर पाएगी, क्योंकि श्रमिक मधुमक्खी में दोनों के गुणसूत्र जाते हैं, नर और मादा के, नहीं कर पाएगी। तब क्या होगा? तब ये रानी मधुमक्खी जब ड्रोन को पैदा करती है तो बिना निषेचन के ही पैदा कर देती है, इसलिए इसको अनिषेक जनन बोलते हैं। तो यहां पे हम लोग पहला उदाहरण मधुमक्खी का लिख देंगे। क्या लिख रखा है? बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से ही एक नए जीव का निर्माण होना किस क्रिया को दर्शाता है? अनिषेक जनन को दर्शाता है। ठीक है। कुछ पक्षी होते हैं, जैसे पक्षी, आपने टर्की का नाम सुन रखा है ना, टर्की, है ना, टर्की एक पक्षी होता है जिसमें अनिषेक जनन होता है। जैसे आपकी छिपकली हो गई, छिपकली, कुछ लड़कियां होती ना जो पतली होती, बिल्कुल से पतली पतली, उनकी थोड़ा सा अच्छी दिखती, खूबसूरत दिखती, तो उनको बहुत से लोग ऐसे, मतलब उनको वो करने के लिए, है ना, थोड़ा सा इरिटेट करने के लिए उनको छिपकली बोलते हैं। ए छिपकली तू क्या कर रही है ना, ऐसे करके। तुम ए छिपकली तू पढ़ नहीं रही ना, चल इधर देख, सही से देख इधर, ठीक है। मधुमक्खी हो गए, पक्षी हो गए, छिपकली हो नाम ऐसा है यार, सच में छिपकली को छिपकली तो बोलेंगे, और कुछ दूसरा नाम थोड़ी मैं रख दूंगा, मैं आकर के यहाँ दूसरा नाम रख दूँ, तुम लोग फिर बस शुरू हो जाओ, ये हो गया वो हो गया, जल्दी से, ठीक है। चलो यहाँ तक समझिए। निषेचन की जो घटनाएं हैं, फर्टिलाइजेशन के इवेंट है, जितने भी फर्टिलाइजेशन के इवेंट है, जितना भी निषेचन की घटनाएं हैं, वो ये तीनों हैं। पहला क्या है? बाह्य निषेचन, अंतः निषेचन और अनिषेक जनन, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और पार्थेनोजेनेसिस। बताओ क्लियर है? नो डाउट यहाँ तक क्लियर है? आगे चले तो मैं इसे मिटा देता हूं। अब हमारा लास्ट बचता है निषेचन पश्च घटना। मिटा दें इसे मिटा दें, मिटा के आगे चलते। चलो, बहुत अच्छा, मुझे बहुत गर्व है तुम्हारे ऊपर, सच में तुम बहुत अच्छा करोगे यार। कमेंट कर देना, ठीक है। तुम लोग इंस्टाग्राम में जा करके वहाँ पर भी मैसेज वगैरह कर दिया करो, ठीक है, बात कर लिया करो मेरे से। कभी कभी मैं फ्रस्ट्रेट हो जाया करता हूँ, है ना। तुम लोग कुछ बच्चे होते हैं, मैं तुम्हें सच बताऊँ, लिटरली बता रहा हूँ यहाँ से, कुछ वो जो एक वो वाली हरकतें होती ना, गाँव वाली, या फिर मतलब नॉन मेच्योरिटी जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर मेच्योरिटी नहीं होती है, वो हरकतें कभी भी बच्चे कर दिया करते हैं, है ना। अरे तुम 12th में पढ़ते हो यार, थोड़ा सा तुम्हारे पास सिंसियरिटी होनी चाहिए, है ना। लेकिन तुम लोग के पास नहीं है शायद। सबको नहीं कह रहा हूँ मैं, कुछ बच्चों को कह रहा हूँ। और मैं टारगेट भी नहीं किया, मैं यार देखता हूँ जब कभी इंस्टाग्राम आईडी और कभी कभी फ़ोन आते हैं तो कभी मैं ही रिसीव कर लेता हूँ, तो वहाँ पे देखता हूँ बहुत ढेर सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो लगता है कि यार तुम लोग सच में अनमेच्योर हो यार। यहाँ पे तुम इस फैकल्टी में आ गए हो ना यार, तुम कुछ बदलाव लाओ अपने ऊपर, ठीक है, कुछ बदलाव लाओ। और जब तक तुम बदलाव नहीं लाओगे, जब तक तुम एक सही डायरेक्शन पर वर्क नहीं करोगे, जब तक तुम खुद से नहीं सोचोगे, तब तक बच्चे कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। जब आप कुछ चीज़ के बारे में सोचते हो, ठीक है, तब आप जीवन में आगे निकलते हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे जीवन में आगे निकलें, पढ़े लिखें, ठीक है, अच्छे से, वो भी अपना एक नाम और मुकाम अलग से बनाएं, ठीक है। चलिए, थर्ड इवेंट आता है हमारा निषेचन पश्च घटना। क्या आता है? निषेचन पश्च घटना।
कौन सी घटना आती है? तो ये हमारी आती है निषेचन पश्च घटना, यानी कि अब निषेचन हो गया, निषेचन के बाद क्या होता है, ठीक है। तो निषेचन के बाद सिर्फ एक चीज होता है, वो होता है भ्रूण का निर्माण होना, एम्ब्रियो का निर्माण होना। इसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। लिख लेना फर्टिलाइजेशन की पूरी स्पेलिंग। निषेचन की बाद की घटना क्या होती है? जब निषेचन हो जाता है ना, तब वो एक एम्ब्रियो का निर्माण करता है, तब वो एक भ्रूण का निर्माण करता है, ठीक है। नो डाउट आप लोग समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, लिख लीजिए भैया कि लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के पश्चात ही युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है। क्या होता है कि लैंगिक जनन में, समझना बहुत बड़ी बात कह रहा है एनसीईआरटी, लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के बाद ही, राइटिंग पे मत जाना बाबू, बाद ही युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है। क्या होता है कि लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं, कौन सी घटनाएं होती हैं? 3 इवेंट्स होते हैं। पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के बाद ही युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है। इसी घटना को यही निषेचन पश्च घटना कहलाती। युग्मनज का निर्माण होना ही निषेचन पश्च घटना कहलाती है। क्या कहलाती है? तो यही घटना निषेचन पश्च घटना कहलाती है। बताइए बच्चे, समझ आ गया कि नहीं? बताओ। अब अपन आगे ना बढ़ेगा, पहले तुम लोग बताओ, वीडियो को लाइक करो। जितने भी लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, जल्दी से करो। युग्मनज क्या बनाता है? युग्मनज बनाता है जाइगोट। क्या बनाता है? युग्मनज बनाता है भ्रूण। क्या बनाता है? भ्रूण। और भ्रूण क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है नया संतान। समझ गए? बिल्कुल सिंपल। युग्मनज क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। भ्रूण क्या बनाता है? भ्रूण नया संतान बनाता है। युग्मनज कैसा होता है? द्विगुणित होता है कि अगुणित होता है? तो युग्मनज होता है द्विगुणित, ठीक है। अब ये बताओ, अगर निषेचन, समझना इवेंट समझना, अगर निषेचन बाह्य हो रहा है तो जो ये युग्मनज है ये कहाँ रहेगा? अगर निषेचन अंतः हो रहा है तब ये जो युग्मनज ये कहाँ रहेगा? बताओ। नो डाउट आपको पता हो गया। बताओ 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 भैया, बताओ। नहीं समझ आया क्या? हैं? समझ तो आ गया, बोल तो दिए। युग्मनज अगर बाहर रहेगा, अगर निषेचन बाह्य होगा तो युग्मनज कहाँ रहेगा? शरीर के अंदर कि बाहर? बिल्कुल सही बात, शरीर के बाहर युग्मनज का निर्माण होगा। और अगर निषेचन अंतः होगा, है ना, गर्भाशय के अंदर होगा, तो युग्मनज कहाँ रहेगा? युग्मनज बेटा शरीर के अंदर आराम से बिस्कुट, नमकीन, टॉफ़ी, लाई नमकीन, चाट पकौड़े, कुसली पपड़ी और चाउमीन, बर्गर, डोसा, पिज्ज़ा, बर्गर, सब चीज़ें वो खा रहा होगा। कैसे खाएगा? उसकी अम्मा खाएगी ना। बताओ, उसकी अम्मा खाएगी ना, बोलेगी ए जी मेरे पेट में छोटा बाबू है, मेरे को ये खाना है। फिर उसके पापा दौड़ते दौड़ते लेने जाएंगे। बच्चों, जब बच्चे होते हैं पेट के अंदर, या फिर जब औरतें उपवास करती हैं, है ना, तब ये चीज़ें यार बड़ा मतलब मैटर करती हैं। नो डाउट आप लोग बड़ी फैमिली से सभी लोग होंगे। जो बच्चे छोटी फैमिली से है ना, जो मिडिल क्लास फैमिली से है ना, कभी ये दर्द उन लोगों से पूछना यार, सच में। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली का दर्द वही जानता है जो उस स्टेज से गुजर के आता है, ठीक है। और मैं आपको हमेशा बताता हूं कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था। मिडिल क्लास फैमिली में क्या क्या होता है वो बिल्कुल सभी चीज़ें आपको पता होंगी जहाँ तक है, ठीक है। जितना भी दर्द है उसे हमने छिपा करके रखा है। कभी मौका मिला तो तुम्हें ज़रूर बताएंगे, लेकिन आज यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इतना समझ गए? बताओ बताओ भैया, बताओ। निषेचन पश्च घटना इवेंट्स ऑफ समझ गए कि नहीं? देखिए, जो ये युग्मनज है ना, ये युग्मनज शरीर के बाहर हो रहा है, इसका विकास।
जब युग्मनज का विकास शरीर के बाहर हो रहा होता है तो वो पर्यावरण पर निर्भर करता है कि वो युग्मनज कैसा होगा। ठीक है, पर्यावरण पर क्या करता है, पर्यावरण पर निर्भर करता है। ठीक है, लेकिन अगर वो पेट के अंदर ही हो रहा है, ठीक है, तो पर्यावरण पर नो डाउट निर्भर नहीं करता। एग्जैक्टली, क्लियर, समझ आ गया? बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? आगे चले, आगे चले यहाँ से। अब देखो, जैसे फंजाई होते हैं, शैवाल होते हैं, ठीक है, इनके युग्मनज की ना मोटी भित्त होती है। क्या होते हैं समझना, एनसीईआरटी मेंशन है। जैसे फंजाई होते हैं, ठीक है, शैवाल होते हैं, जो इनका युग्मनज होता है ना उसके पास मोटी भित्ति होती है। इनके युग्मनज, इनके जाइगोट के पास मोटी भित्ति होती है। क्यों? क्योंकि इसकी वो रक्षा करते हैं। किसकी? फंजाई और शैवाल के युग्मनज की, जो कि एक नया जीव बनाता है, उसकी रक्षा करने के लिए। जैसे शुष्कन से, शुष्कन मतलब शुष्क अवस्था आ गई, ठीक है, शुष्कन से रक्षा करते हैं, उसकी क्षति से रक्षा करते हैं। ठीक है, शुष्कन से होने वाली क्षति से, ठीक है, तो उसकी बाहरी आवरण मजबूत कर दी जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे वो अपने आप को सिक्योर महसूस करता है। क्या करता है? अपने आप को सिक्योर महसूस करता है। देखो यहां पे क्या होता है कि जो युग्मनज होता है, युग्मनज क्या करता है, ये युग्मनज है, समझो मैं यहीं पर समझा रहा हूं, ये युग्मनज है। अगर सोचो, एक बात समझना, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, ठीक है, एनसीईआरटी ने मात्र एक लाइन में समझा दिया, लेकिन यहां पे समझाने के लिए वक्त लगता है। युग्मनज क्या करता है, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, पी लेता हूं, देखो जो मन कर जाए वो कर देना चाहिए। देखो युग्मनज क्या करता है, जैसे प्राणी होते हैं, नो डाउट, समझ रहे हो ना, प्राणियों की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। युग्मनज क्या करता है समझना, एनसीईआरटी में साफ साफ यही लिख रहा है, प्राणियों की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। युग्मनज क्या करता है, प्राणियों की निरंतरता को, यानी कि जैसे हमारे दादाजी, फिर उनके दादा के पापा, फिर उनके पापा, उनके पापा, उनके फिर हमारे पापा, फिर हम, फिर हमारे आगे बच्चे जाएंगे, फिर हमारे बच्चे, फिर आगे बच्चे, बच्चे बच्चे, ये क्या हो रहा है, ये प्राणियों की निरंतरता को युग्मनज क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, सुनिश्चित कर रहा है। अगर युग्मनज का निर्माण नहीं होता तो शायद प्राणियों में निरंतरता ना होती, एक समय आता प्राणी इस पृथ्वी से खत्म हो जाते। ठीक है, तो युग्मनज ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने इसको मेंशन करके रखा है, तभी तो मैं उठाया, इसे पढ़ा दूंगा क्या, समझ आ गया ना। यानी कि मानव की जो शुरुआत होती है वो एक एकल कोशिका युग्मनज के रूप में होती है, ये भी लिख लो, है ना। क्या होती है, मानव की शुरुआत, लिख लेना, मानव की शुरुआत एक एकल कोशिका युग्मनज के रूप में होती है। ठीक है, अब मैं पानी पी लेता हूं, अब नहीं पढ़ाऊंगा। जो मानव की शुरुआत होती, सोचो हमारी शुरुआत अगर हुई है ना, तो यहाँ पे मैंने बताया था ना, ये स्पर्म, ये ओवम, ठीक है, इससे क्या बनती है, इससे एक सेल बनती है। ये देखो, इसके अंदर कितने सेल रहते हैं, कोशिका रहते हैं, 2 कोशिका। कौन सी? नर कोशिका, मादा कोशिका, नर का शुक्राणु, मादा का अंडाणु। इधर क्या बोल रहा है कि मानव की शुरुआत एक एकल कोशिका युग्मनज से होती है, यानी कि एकल कोशिका, ये एकल कोशिका है, ये भी एकल कोशिका है, एकल कोशिका युग्मनज से होती है। नो डाउट समझ गए होगे, बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है, बताओ समझ गए ना। लिख लो, इसको मिटाना है, अब पढ़ना है भ्रूणोद्भव। लिख लिए होगे, मिटा दे, मिटाएं, आगे बढ़े, चलो। मिटाने में तो यहाँ बहुत दुख जाता है। अब ये इवेंट खत्म हो गए, तीनों इवेंट खत्म हो गए निषेचन के पश्चात की, अब ये बहुत आगे के इवेंट है। ठीक है, हाँ, मतलब अब इसी निषेचन के पश्चात ही इवेंट होता है ये।
यहाँ पे हम मिटा देते हैं। देखो मैं जो मजाक करता रहता हूँ ना तुम लोगों से, कोई अगर सीरियस व्यक्ति बैठा हो ना तो वो चुपचाप भाई जा सकता है मेरी क्लास से, ठीक है। नो डाउट मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि मैं एक एक चीज़ें जो मैं जितना कॉन्सेप्ट ले करके हूँ, जितना कंटेंट ले करके आया हूँ, वो पूरा कंटेंट को मेरे को आपके दिमाग के अंदर घुसा के जाना है, बस हो गया, और कुछ नहीं करना मेरे को। अगर मैं जितना पढ़ा दिया उतना समझ में आ गया, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में नाइस टीचिंग लिख दिए ना कि भैया आपने जो भी पढ़ा है ना पूरा दिमाग में घुस गए, भैया जो भी पढ़ा है ना मज़ा आ गया, दिल खुश हो जाता है यार, ये दिल पूरा छलनी छलनी हो जाता है, बाहर निकल के रोने लगता है, सच कह रहा हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो जेनेसिस। क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव क्या होता है समझे हो कभी? ठीक है, जो युग्मनज होता है ना, युग्मनज बाद में जाकर के क्या बनता है? भ्रूण बनता है। तो युग्मनज से भ्रूण के, समझो, युग्मनज से भ्रूण के निर्माण होने की प्रक्रिया भ्रूणोद्भव कहलाती है। भ्रूण उद्भव मतलब भ्रूण का उद्भव, उद्भव का मतलब भ्रूण का विकास। भ्रूण का विकास कहाँ से होगा? तो वो होगा युग्मनज से। युग्मनज से यानी कि समझो एक जाइगोट है, जाइगोट से बनेगा क्या? एम्ब्रियो। कैसे बनेगा ये समझो। जाइगोट कैसे मिलकर के बनता है? तो जाइगोट होता है जो युग्मनज होता है वो दो कोशिकाओं से मिलकर के बनता है। कौन सी? एक होती है मेल की, एक होती है फीमेल की। मेल का स्पर्म, फीमेल का ओवम, ठीक है। तो क्या बना रहा है? ये बना लिया जाइगोट, ये बना लिया जाइगोट, ठीक है। जाइगोट की कोशिकाएं कितनी हुई? सबसे पहले इसके अंदर, जाइगोट के अंदर क्या हुआ? कोशिका विभाजन होता है ना। जाइगोट के अंदर क्या होता है? इसको यहाँ मिटा देता हूँ पहले, ना। जाइगोट के अंदर एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं कोशिका विभाजन, ठीक है। ये जाइगोट है, ठीक है। हमने देखा ये वाला नर का है, ये मादा का है। अब ये आपस में मिला तो क्या बनी? दो कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। दो कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, क्या होता है समझना। दो कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो कितनी कोशिका बनी? कोशिका विभाजन कैसे होता है? ये जाइगोट है, दो कोशिकाएं बनी, फिर दो बनी, दो से जब आगे बढ़ाना तो चार हो गई, चार से आगे 8 हो गई, 2 3 4 5 6, इधर खींच लो 7 8, ठीक है। दो बनी, फिर कोशिका कितनी बनी? 4 बनी, 4 से 8 बनी, 8 से 16 से 32 बनी, ठीक है। यानी कि कोशिकाएं लगातार अपने आप को विभाजित कर रही हैं। ये कौन सी क्रिया हो रही है? ये समसूत्री विभाजन हो रहा है। अगर पूछा जाए कि भ्रूण की कोशिकाएं कौन सी क्रिया द्वारा अपने आप को विभाजित करती हैं, तो आप लोग क्या बताओगे? बताओगे समसूत्री विभाजन के द्वारा, क्योंकि आपको पता है अर्धसूत्री विभाजन तो यहाँ पे होगा नहीं। कैसे नहीं होगा? अर्धसूत्री हो जाएगा तो कोशिकाएं आधी हो जाएंगी, लेकिन ये बढ़ रही हैं। पहले 2 थी, फिर 4 थी, फिर 8 हो गई, फिर 16 हो गई, फिर 32 हो गई, फिर कितनी हो गई? 64 हो गई, 128 हो गई, 64 हो गई, 128 हो गई, 256 हो गई, ठीक है। 64 128 256 512 हो गई और 1052 हो गई, ठीक है। 1052 512 2 2 4 4, हाँ 1024, सॉरी 1024 हो गई। तो कोशिकाएं क्या हो रही हैं? कोशिकाएं लगातार अपने आप को विभाजित कर रही हैं, ठीक है। और किस विभाजन के द्वारा? समसूत्री विभाजन के द्वारा। लेकिन अगर पूछा जाए जनन कोशिकाएं कैसे विभाजित होती हैं, तो वो होती हैं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। कैसे होती हैं? वो होते हैं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। यानी कि यहाँ पे कोशिका विभाजन में क्या हो रहा है? कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है? तो वो हो रहा है क्या? कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। कोशिकाएं लगातार बढ़ रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं। जब कोशिकाएं बहुत ढेर सारी हो जाएंगी तो क्या गुच्छा थोड़ी ना बनाएंगी? गुच्छा बनाएंगी? नहीं बनाएंगी। फिर एक स्टेज आती है कोशिका विभाजन
फिर वो स्टेज, इसे तो मुझे यहीं पर बताना चाहिए था, है ना, ये वाला, ये चीज है ना, समझ ही गया। फिर एक स्टेज है जिसको बोलते हैं कोशिका विभेदीकरण। क्या बोलते हैं? कोशिका विभेदीकरण। कोशिका विभेदीकरण। कोशिका विभेदीकरण क्या होता है? जो कोशिकाएं बन जाती है ना, अब वो अलग अलग ऊतक का निर्माण करती हैं। अब वो कोशिकाएं, अब वो सेल्स अलग अलग किसका निर्माण करती हैं? अलग अलग ऊतक का निर्माण करती हैं, अलग अलग अंग का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो कोशिकाओं के समूह अलग अलग ऊतक व अंगों की रचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि विभेदीकरण में कि कोशिकाओं का समूह, समूह तो होता ही है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, कोशिकाओं का समूह अलग अलग ऊतक व अंगों का निर्माण करते हैं, अंगों का निर्माण करती है। ठीक है, कोशिकाओं के जो विभेदीकरण होता है, कोशिका विभेदीकरण यानी कि जो कोशिका का जो समूह होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं। ठीक है, तो कुछ सेल्स क्या करती हैं, बोलेंगे ये चाचा तू अंग का निर्माण कर, तू हाथ का निर्माण कर। अच्छा जी, बोलेगा ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर बोलेंगे ए कोशिकाएं तुम जाओ लीवर बनाओ, ठीक है हो गया। ए कोशिका तुम छोटी हाथ बनाओ, ठीक है मैं गया। ए कोशिका चल तू, यहीं से कोशिकाएं बढ़ती है ना, यहीं से उठा दिया जाता है, ए चल तू हाथ बना। बोली कोशिका ठीक है, चार 6-8 कोशिका चली गई हाथ बनाने में। फिर बोला ए चल पैर बना, ए चल नाखून बना, ए चल बाल बना, ए चल क्या बना, कुछ भी बना, है ना, सबको काम बांट दिया जाता है। वही होता है कोशिका विभेदीकरण, यानी कि कोशिकाओं का समूह अलग अलग ऊतकों और अंगों में विभाजित हो जाता है। इसी को बोलते हैं कोशिका का विभेदीकरण, यानी कि भ्रूणोद्भव आपका यहाँ पे समाप्त हो गया। भ्रूणोद्भव नो डाउट क्लियर हो गया। अब आपके 2 पॉइंट बचते हैं, है ना, 2 पॉइंट में समझा दूं, 1 पॉइंट इधर ही। 2 पॉइंट बचते हैं, सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अंड प्रजक प्राणी, ओविपोरस एनिमल, ओविपोरस एनिमल, है ना, अंड प्रजक प्राणी। ठीक है, ओविपोरस एनिमल। ओविपोरस एनिमल क्या होते हैं? ऐसे प्राणी जो निषेचित और अनिषेचित अंडे के द्वारा होता है। ठीक है, ऐसे प्राणी जिनका जन्म, या ऐसे जीव जिनका जन्म, लिख लो इसमें, मैं लिखवाऊं क्या, कि ऐसे प्राणी जिनका जन्म निषेचित व अनिषेचित अंडे के द्वारा होता है, उनको ओविपोरस या फिर अंड प्रजक प्राणी कहते हैं। ठीक है, लिख लिए, यानी कि इनको हम सिंपल से लिख देते हैं अंडे देने वाला प्राणी। ठीक है, अंडे देने वाले प्राणी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओविपोरस प्राणी। नो डाउट आपको पता है यहाँ पे कि अंडे देने वाले प्राणी का जो युग्मनज होगा उसका विकास कहाँ पे होगा? तो उसका विकास शरीर के बाहर होगा। बताओ, अंडे देने वाले प्राणी का विकास कहाँ होगा? आपको पता है उसका विकास शरीर के बाहर होगा, है ना, यानी कि अंडा रख देगा भैया, उसी के बाहर उसका विकास होगा, उसी के बाहर वो बच्चे पैदा करेगा, उसी के बाहर उस बच्चे का जन्म होगा। ठीक है, फिर क्या आता है, जो अंडा होता है ना, जो अंडा होता है ना, वो कैल्शियम की एक कवर से ढका होता है। क्या होता है? कैल्शियम युक्त एक कवच से ढका रहता है। अंडा को पता है ना, अंडा की जो कवर होती है ना बाहर वाली व्हाइट लेयर, वो कैल्शियम होती है। ठीक है, कैल्शियम युक्त कवच से ढका रहता है। ठीक है, कैल्शियम युक्त एक कवच होता है, उससे अंडा ढका रहता है इन लोगों का। ठीक है, और एक निश्चित अवधि के दौरान क्या होता है? निश्चित अवधि के दौरान अंडा स्फुटन होता है, और स्फुटन होकर के एक नया जीव बनाता है। ठीक है, एक निश्चित अवधि के दौरान जो अंडा होता है वो स्फुटन होता है, और वो स्फुटन होकर के क्या बनाता है? नो डाउट एक नया जीव बनाता है, और वही जीव आगे चल के फिर यही क्रिया करता है। बताओ, समझ में आया? ओविपोरस अंड प्रजक प्राणी। अरे तुम्हें नहीं कह रहे, इसको बोल रहे हैं। तुम लोग सोच रहे हो अच्छा मेरे को बोल रहे हैं भैया अंड प्रजक प्राणी। तुम लोग अंड प्रजक नहीं हो, तुम लोग बच्चे प्रजक हो, है ना, तुम लोग सजीव प्रजक हो, है ना।
तुम लोग ओवी पोरस नहीं हो, ओमनी पोरस हो, यही बताऊंगा आगे। ठीक है, इसके अंदर आते हैं सरीसृप आ गए, है ना, मुर्गे आ गए, मुर्गी नहीं, बतख आ गई आदि। अगर उदाहरण देखा जाए, एग्जाम्पल देखा जाए, पक्षी भी आते हैं, पक्षी भी अंडा देते हैं ना। आप लोग बचपन में रहे होंगे ना, मैं सच में बचपन में पक्षियों के अंडे मिल जाया करते थे ना, तो बचपन में अब क्या ही पता हम लोग को, आप लोग को भी नहीं पता होगा। बताओ तुम लोग अंडे चुराए हो कि नहीं पक्षियों के? कहीं ना कहीं घर में टहल रहे होगे, कहीं ना कहीं कोई अंडा मिल गया होगा। फिर बचपन में मार भी बहुत खाया करते थे, मम्मी लोग पीटा भी बहुत करती थी। ठीक है, ये था ओवी पोरस एनिमल, अंड प्रजक प्राणी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? बताओ आगे चले, पानी पी ले थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ जाते हैं। मैंने बोला था ओमनी पोरस। लिख लो, मिटाना पड़ेगा बच्चे। ये जो ओवी पोरस है ना, ओवी पोरस, मुर्गी, बतख, पक्षी। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आपके सामने है जो अंडा देता है, मधुमक्खी। मधुमक्खी वो भी अंडा देता है, अनिषेक जनन उसके अंदर होता है। ठीक है, अंड प्रजक प्राणी है मधुमक्खी। क्या करता है? निषेचित अंडे भी देता है और अनिषेचित अंडे भी देता है। ये समझ लेना बाबू। मधुमक्खी ना, मिटा दूं ऊपर का, यही तो है। मधुमक्खी अनिषेचित अंडे भी देता है, समझ लो, अनिषेचित अंडे भी देता है और निषेचित अंडे भी देता है। जब मधुमक्खी निषेचित अंडे देता है तो श्रमिक मक्खी और वहीं से रानी मक्खी का निर्माण होता है। और जब मक्खी अनिषेचित अंडे देता है तो वहाँ पे नर मक्खी यानी कि ड्रोन का निर्माण होता है। ये इसका अपवाद है, अपवाद का बिल्कुल सही है भाई। मधुमक्खी दोनों अंडे देती, अनिषेचित निषेचित। तुम्हारे दम है तुम भी दे लो, है ना। मतलब तुम्हारे दम है तुम ही दे लो, तुम्हारे दम ही नहीं तुम क्या दे पाओगे, है ना। सरीसृप से बोल दिया कि भैया तेरे मधुमक्खी ऐसे देती है, तू भी दे दे। सरीसृप बोला ना बाबा ना, हमसे ना हो पाएगा। क्या होगा? बोला ना बाबा ना, हमसे ना हो पाएगा। और बोला तेरे से ना हो पाएगा तो काहे टक्कर लेने आया है ना। ये चीज़ समझ जाना, मधुमक्खी का समझ लेना, ठीक है। और नहीं समझे ना तो मधुमक्खी बोलेगी अच्छा जी सबका तो तुम पढ़ लिए, तब को तुमको बहुत मजा आई, है ना। और जब वो भैया पढ़ा रहे थे, सबका पढ़ रहे थे, तब तुम्हें बहुत मजा आ रही थी। लेकिन जब मधुमक्खी का तुम पढ़ रहे हो, है ना, यानी कि जब तुम मेरा करके पढ़ रहे हो, तब तुम्हें बहुत घुटन महसूस हो रही थी, तुम्हें बहुत दर्द महसूस हो रहा। ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे मारेगी, डोंक चूस मार देगी, ले, है ना। इसके बाद अब आता है सजीव प्रजक प्राणी। इसको बोलते हैं ओवी पोरस और इसको बोलते हैं वीवी पोरस। ठीक है, वीवी पोरस सजीव प्रजक। ठीक है, सजीव प्रजक क्या होते हैं? पुष्पराज, झुकेगा नहीं साला, ऐसे करके बोलते हैं। ऐसे होता है क्या? ऐसे होता है क्या? ऐसे ये क्या होता है? हमारा हाथ पैर सब सही है बिल्कुल, देखो ऐसे। हम पुष्पा उष्पा ना बना, है ना। सजीव प्रजक प्राणी वीवी पोरस एनिमल क्या होते हैं? अब हमको पता है भैया, ये क्या हो गया भैया, अंडे देने चला गया क्या? ये अंडे देने वाला प्राणी, नो डाउट हम नहीं है यहाँ पे, ये है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं तो समझ लो हम लोग हैं। सजीव प्रजक क्या होते हैं कि जो जीव भैया अंडे नहीं देते हैं, है ना। ये अंडा दे रहा था, जो जीव अंडे नहीं देते। अब अंडा नहीं देगा तो क्या देगा बताओ? अंडा अगर नहीं दे रहा तो क्या देगा फिर? वो जाहिर सी बात है बच्चे देगा, है ना। क्या जो जीव क्या देते हैं? जो जीव बच्चे देते हैं, क्या देते हैं? तो जो जीव बच्चे देते हैं उनको बोलते हैं सजीव प्रजक। आप लोग बच्चे देते हो, बताओ? हम लोग बच्चे देते हैं। हम लोग क्या मतलब? सभी लोग बच्चे देते हैं, सजीव प्रजक प्राणी कहलाते हैं, है ना। यानी कि निषेचित अंडे का विकास होता है। क्या होता है यहाँ पे? सजीव प्रजक प्राणियों के अंदर निषेचित अंडा का विकास होता है अंदर ही, ठीक है। और निषेचित अंडे के विकास होने के बाद वो बच्चा देता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं वोवी पोरस, वीवी पोरस, सजीव प्रजक प्राणी, ठीक है। सजीव प्रजक प्राणी यही होते हैं। उदाहरण बच्चे देते कौन कौन से होता है? ढूंढ लो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मैं एक भी नहीं दूंगा,
तुम लोग सोचे हो कि अच्छा ये भैया आकर के इसका भी एग्जाम्पल देगा सजीव प्रजग के, तो इसका एग्जाम्पल मैं नहीं देने वाला। इसका एग्जाम्पल दे दूंगा ना तो समझ में नहीं आएगा कि मैं पढ़ाता भी हूँ, तुम लोग मजाक में ले लोगे, है ना। इसका तो एग्जाम्पल अपन नहीं देने वाला। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये भैया लास्ट पॉइंट है बस, अपना लास्ट पॉइंट है। चैप्टर खत्म होने वाला है, चैप्टर खत्म होने वाला है। इसी जोश के साथ वीडियो को लाइक करो जल्दी से। जितने बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए जल्दी से वीडियो को लाइक करो। इसी जोश के साथ चैप्टर खत्म होने वाला है, नो डाउट चैप्टर क्लोज होने वाला है, चैप्टर खत्म होने वाला है। जल्दी से वीडियो को लाइक करो। बस अंतिम पार्ट बचा, जो भ्रूणोद्भव की क्रिया है अगर वो पुष्प के अंदर देखी जाए, किसके अंदर? पुष्प के अंदर देखी जाए, कैसी होती है? तो पुष्पी पादपों में युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। कैसे होता है? जो पुष्पी पादप होते हैं ना, क्या होता है? पुष्पी पादपों में, लिख लेना, बीजांड का निर्माण, ठीक है। पुष्पी पादपों में युग्मनज का निर्माण, सॉरी बीजांड नहीं है, पुष्पी पादपों में युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। ये चीज समझ लेना कि पुष्पी पादपों के अंदर जो पौधे पुष्प देते हैं उनके अंदर जो बीजांड का निर्माण होता है, जो युग्मनज का निर्माण होता है, जो जाइगोट का निर्माण होता है, वो बीजांड के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? बीजांड के अंदर होता है। अब अंदर होता है, इसी बात पर तुम लोग अंदर ना जाकर के एक बार जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक करो। जितने लोग देख रहे हो ना, जितने लोग देख रहे हो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करो, जल्दी करो। अभी नहीं देखे, मैं नहीं समझ रहा, तुम लोग किए ही नहीं अभी तक। तुम लोग सोच अच्छा मैं उल्लू बना दूंगा भैया को। मैं अब बेटा तुम्हें पता होना चाहिए, हम पता नहीं कितने लोग को उल्लू बना करके आए हैं, है ना। हम भी छोटे हुआ करते थे, हम भी तो जैसे पढ़ा करते थे, हम बहुत उल्लू बनाते थे, ठीक है। तुम हमको नहीं बना पाओगे बाबू, ठीक है। जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक। शुरू करते हैं। पुष्पी पादपों में क्या होता है? युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। अभी अंतिम में तुम लोग से बात भी करूंगा मैं, ठीक है। थोड़ा सा बात करूंगा, दिल से बात करूंगा। यानी कि निषेचन जब होता है इसके अंदर, तो पुष्प के वाह्य दल पुंज, यानी कि जब पुष्प के अंदर निषेचन होता है तो इसके जो पुष्प के वाह्य दल पुंज होते हैं और पुष्प के दल पुंज होते हैं। क्या होता है? पुष्प के वाह्य दल पुंज और दल पुंज तो काम में चला जाता है, वो पुंकेसर। पुष्प के वाह्य दल पुंज और पुंकेसर क्या होते हैं? वो मुरझा जाते हैं, मुरझाकर टूट जाते हैं। मैं जा रहा हूं बैठने। निषेचन जब होता है पुष्प के अंदर, क्या होता है? पुष्प के वाह्य दल पुंज और पुंकेसर मुरझाकर टूट जाते हैं, मुरझाकर झड़ जाते हैं। यार सच में बहुत टाइम हो गया क्या? कैमरा दिखेगा नहीं, कंप्यूटर ऑन करेंगे, दिख रहने दो, हटाओ। निषेचन के अंदर क्या होता है? मुरझा करके वो हो जाता है, ठीक है। खड़ा हो जाऊं फिर, देखो। युग्मनज जो होता है, युग्मनज भ्रूण में तथा बीजांड बीज में विकसित होता है ना। ये चीज याद रखना। युग्मनज कहाँ पे? युग्मनज भ्रूण में तथा बीजांड, ठीक है, तथा बीजांड बीज में विकसित होता है। एनसीईआरटी का टॉपिक, एनसीईआरटी का पॉइंट, ठीक है। जो अंडाशय होता है, ठीक है, अंडाशय में फल विकसित होता है। अंडाशय में क्या होता है? अंडाशय में फल विकसित होता है और उसी फल के बाहर क्या होता है? फल भित्ति विकसित होती है, ठीक है। फल भित्ति, फल के ऊपर एक कवर चढ़ जाता है ना, तुम लोग देखे होंगे। जो फल के ऊपर कवर चढ़ता है ना उसको हम लोग बोलते हैं बीजांड, ठीक है। बीजांड बोलते हैं, बीज बोलते हैं, फल बोलते हैं। लेकिन जो उसके ऊपर कवर चढ़ जाती है फल के ऊपर, जैसे सेब के ऊपर, संतरे के ऊपर, अनार के ऊपर, नींबू के ऊपर, है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग फल भित्ति, पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प क्या करता है? फल भित्ति क्या करता है? फल भित्ति क्या करता है? फलों की सुरक्षा करता है ना। फलों को सुरक्षा प्रदान करता है। पेरिकार्प क्या करता है? फलों को सुरक्षा प्रदान करता है। बस खत्म। हमारा एक दूसरा चैनल है, फ्रस्ट्रेट होना, डीमोटिवेट होना, हम भी डीमोटिवेट होते हैं तो उस चैनल पर मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं। उस चैनल का नाम है बायोमन मोटिवेशन। तो उस चैनल पर जा करके आप लोग जरूर से जरूर मोटिवेशनल वीडियोस को देखना। जाहिर सी बात मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल 100% श्योर उस चैनल पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दी गई है, ठीक है। आप लोग चले जाना। आज के हाउस द जोश खत्म, एनर्जी खत्म,
आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो क्या, पूरा टॉपिक, पूरा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अब मेरे को आप लोग प्यारा सा कमेंट करके बता दो कि पूरे चैप्टर में आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं आया। समझ में आया तो प्यारा प्यारा सा कमेंट कर दो, जो नहीं समझ में आया वो टॉपिक नीचे कमेंट कर दो, ठीक है। मैं उस टॉपिक को, पूरा उस टॉपिक को ही आप लोग को समझा दूंगा। तो आप लोगों को बस अब लास्ट काम यही बचता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। और कभी भी छोटी मोटी दिक्कतें आए ना, कभी कोई परेशानी आए ना, परेशान मत होना यार, ठीक है। तुम लोगों के साथ ना तुम लोग का बड़ा भाई खड़ा है हमेशा, ठीक है। कभी भी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत, कोई भी परेशानी, कुछ भी ऐसी कुछ दिक्कतें आ रही ना, किसी से नहीं बता सकते, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। मुझे उम्मीद है तुम लोग अब अच्छे से रहोगे और अपने छोटे बड़े भाई बहनों को, है ना, एक अच्छी दिशा दोगे कि वो सही डायरेक्शन पर जाकर के मेहनत करें और ज़िंदगी में अपना नाम और मुकाम हासिल करें, ठीक। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। और आज का वीडियो में ज़िंदगी में सब कुछ करना, पर धोखा देने वाले इंसान के पीछे दोबारा से भरोसा मत करना। कहते हैं कि दुनिया में जीतने का हौसला रखो, क्योंकि एक बार हारने से कोई फकीर नहीं बन जाता है और एक बार जीतने से कोई सिकंदर भी नहीं बन जाता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की भारी डिमांड थी कि भैया कायिक जनन पढ़ा दीजिए, वेजिटेटिव प्रोपागेशन पढ़ा दीजिए, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कायिक जनन के बारे में, ठीक है। और आपको बता दें कि यहाँ पे पढ़ने के बाद ना, लिटरली बता रहा हूँ आपको, सारी चीज़ें ना, 1 to all सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, पूरा देखना है, बिल्कुल एकांत में जाकर के भाई लो, कॉपी पेन ले लो, लिखते चलो, ठीक है। डिफिनीशन यहाँ पे हेडिंग डाल दूंगा, डिफिनीशन में बोल दूंगा, आपको डिफिनीशन लिखना पड़ेगा और एक गारंटी कि 100% समझ आने वाला है, पूरा एक एक पॉइंट। क्या पढ़ने वाले हैं तो हेडिंग डाल लेते हैं। सबसे पहले अपन लोग हेडिंग बनाते हैं। क्या पढ़ना है अपने को पढ़ना है कायिक जनन, ठीक है, जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। बस देखिए, कायिक जनन क्या होता है, कायिक मतलब क्या होता है, ये बड़ा अच्छा सा वर्ड है, कायिक मतलब क्या होता है ना। तो देखो, पौधे में क्या होता है, पौधे के अंदर, ठीक है, कुछ कायिक अंग होते हैं, ठीक है। कायिक जनन क्या होता है, ऐसा जनन जिसमें, कैसा जनन, कि ऐसा जनन जिसमें पौधा कायिक अंगों के द्वारा, ठीक है, इसमें डिफिनीशन लिखेंगे कि ऐसा जनन जिसमें पौधा कायिक अंगों के द्वारा, समझना, कायिक अंगों, ये राजा चाचा, कायिक अंग क्या है ना, कायिक अंगों के द्वारा, कायिक अंग मतलब जिससे नया पौधा बन सके। कायिक अंग मतलब हो गए आपके जड़, है ना, तना हो गया, पत्ती। हमको पता है भैया कि बीज से ही पौधे का निर्माण होता है ना, बीज से ही एक नया पौधा बनता है, लेकिन एक पौधे का निर्माण ना कायिक अंगों के द्वारा भी होता है, ठीक है। तो देखो, जब पौधा कायिक अंगों के द्वारा नया पौधा बनाए, क्या बनाए, जब पौधा कायिक अंगों के द्वारा नया पौधा बनाए तो इसे क्या बोलते हैं, तो इसे ही कायिक जनन कहते हैं। समझ गए कि नहीं बताओ? इसको कायिक अंग भी बोलते हैं और साथ ही इसको वर्धी अंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्धी अंग, कि जब पौधा कायिक और वर्धी अंगों के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण करता है तो ये प्रक्रिया कायिक जनन कहलाती है। बताओ, यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ आए कि नहीं? अब बात करेंगे कायिक जनन के प्रकार, ठीक है। कायिक जनन कितने प्रकार का होता है बताओ? कायिक जनन यहां तक आपके क्लियर हो गई कि नहीं? यहां तक सारी बातें आपको समझ आ गई कि नहीं? आ गई ना? आ गई तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, नहीं तो मैं सर फोड़ दूंगा। कायिक जनन होता है 2 प्रकार का। पहला होता है प्राकृतिक कायिक जनन। क्या होता है? पहला होता है प्राकृतिक कायिक जनन
और दूसरा हेडिंग डाल के लिख लो, लिखना चाहो तो। दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन, ठीक है। पहला होता है प्राकृतिक कायिक जनन, इंग्लिश में लिख लो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, नेचुरल वीपी, है ना। वीपी का फुल फॉर्म देख लेना, है ना, नहीं खींच के तमाचा मार देंगे, कैमरे में घुस के ऐसे पीट देंगे। ले लिखे नहीं, हाँ हम शॉर्ट में लिख दे, तुम भी शॉर्ट में लिखोगे। हाँ देखो, प्राकृतिक कायिक जनन मतलब क्या होता है कि जब प्रकृति के द्वारा किसी पौधे के कायिक अंगों के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। समझना, प्राकृतिक कायिक जनन यानी कि प्रकृति खुद उस पौधे का निर्माण कर देती कायिक अंगों के द्वारा, उसको बोलते हैं प्राकृतिक कायिक जनन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। सिंपल डिफिनेशन इसी को लिखो कि जब प्रकृति के द्वारा किसी पौधे के कायिक अंगों से नए पौधे का निर्माण होना होता है तो इस प्रक्रिया को प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इस प्रक्रिया को प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। और यह प्राकृतिक कायिक जनन 3 तरीकों से होता है। डिफिनीशन लिख लिए कि नहीं लिखे? लिख लिए ना, लिखो चलो। प्राकृतिक मतलब क्या हुआ? प्रकृति उसे खुद कर रही है। कायिक जनन मतलब कायिक जनन कर रही है, प्रकृति कायिक जनन कर रही है। जब प्रकृति के द्वारा किसी नए पौधे के कायिक अंगों के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण होता है तो इस प्रकार से होने वाले जनन को प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। ऐसे बढ़ा बढ़ा के लिखना होगा ना एग्जाम में। बताओ, एग्जाम में थोड़ा थोड़ा लिखोगे क्या? थोड़ा थोड़ा लिखोगे नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा, इसलिए बढ़ा बढ़ा के लिखना होगा, है ना। इसे बोलते हैं प्राकृतिक कायिक जनन, ठीक है। प्राकृतिक कायिक जनन ना 3 चीजों से होता है, जड़ द्वारा, तना द्वारा और पत्ती द्वारा। कौन कौन से? जड़ द्वारा, तना द्वारा और पत्ती द्वारा। मान लेते ए होता है जड़ द्वारा। जड़ द्वारा यानी कि क्या होता है? यानी कि जब जड़ के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण होता है। प्राकृतिक जनन की ऐसी विधि, या फिर लिख सकते हैं कि जब नए पौधे का निर्माण जड़ द्वारा होता है तो इसे जड़ द्वारा प्राकृतिक जनन कहते हैं। या फिर लिख सकते हैं कि प्राकृतिक कायिक जनन की ऐसी विधि, कैसे लिखेंगे देखना, प्राकृतिक कायिक जनन की ऐसी विधि, कायिक जनन की ऐसी विधि जिसमें, क्या बोलता है? प्राकृतिक कायिक जनन की ऐसी विधि जिसमें एक नए पौधे का निर्माण एक नए पौधे का निर्माण जड़ द्वारा होता है। बस, ठीक है, एक नए पौधे का निर्माण जड़ द्वारा होता है। तो इस प्रकार से बढ़ा के कैसे लिखोगे? इस प्रकार से होने वाले जनन को हम प्राकृतिक कायिक जनन, जड़ द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। बढ़ा के आओगे फिर यहीं पे आ जाओगे है ना। एक आपको क्या मिल गया? एक लाइन आपको ज्यादा मिल गई, है ना। प्राकृतिक कायिक जनन, इसकी एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल जैसे आप लोगों ने क्या देखा है? जो पौधा जड़ से ही एक नए पौधा बन जाए, है ना। जैसे शकरकंद देखियो, शकरकंद बताओ। शकरकंद भैया क्या करते हो? जड़ को ले आते हो, है ना, जड़ को गाड़ देते हो, एक नया पौधा बन जाता है। पिपरमिंट देखियो, पिपरमिंट का पौधा जो होता है वैसे ही होता है। शकरकंद, पिपरमिंट वगैरह ये सब क्या हुए? ये सब प्राकृतिक कायिक जनन हुए। लेकिन पिपरमिंट क्या होता है? जो ठंडा होता है, ठंडा करता है, देखियो ये पुदीना जैसे होता है वो, है ना। तो ये क्या हुआ? ये हुआ जड़ द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन, है ना। अब आता है तना द्वारा। तना जानते हो? स्टेम, तना द्वारा। अब प्राकृतिक कायिक जनन की एक ऐसी विधि होती है जिसमें तने द्वारा एक नए पौधे का निर्माण होता है। डिफिनीशन क्या लिखो? सेम, प्राकृतिक कायिक जनन की ऐसी विधि जिसमें एक नए पौधे का निर्माण जड़ नहीं तना द्वारा होता है। जिसमें एक नए पौधे का निर्माण तना द्वारा होता है उसको बोलते हैं, ये आपकी तनों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन की विधि होती है ना, तनों द्वारा। इसका जैसे उसका एग्जाम्पल था, इसका एग्जाम्पल हो गया आलू, हो गया शकरकंद, हो गया प्याज, हो गया, है ना। ये इसके एग्जाम्पल हो गए तना द्वारा। आलू होता है कि नहीं बताओ? होता है ना बाबू, होता है ना आलू हो गया, है ना। और अदरक हो गया, अदरक भी तने द्वारा होता है, अदरक हो गया, प्याज हो गया। तो ये क्या होते हैं? ये कायिक जनन की ऐसी विधि होती है जिसमें तने द्वारा एक नए पौधे का निर्माण होता है। डिफिनीशन लिख के फिर उदाहरण लिखना, सिंपल समझने के लिए मत लिखना, ठीक है। तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी, मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी अब, है ना।
अब आता है पत्ती द्वारा, बिगोनिया और इसका ब्रायोफिल्लम एग्जाम्पल है ना। ब्रायोफिल्लम पत्थर चटा, जो पथरी हो जाती है ना, पथरी पेट के अंदर, तो उसी के पौधे का दिया जाता है, इसको पीस के पिया जाता है, पथरी खत्म हो जाती है, ठीक है, उसे बोलते हैं पत्थर चटा, ठीक है, पत्ती द्वारा। फिर लिखोगे कि प्राकृतिक कायिक जनन की ऐसी विधि जिसमें एक नए पौधे का निर्माण पत्ती के द्वारा होता है। कैसे होता है? तो इसमें नए पौधे का निर्माण एक पत्ती के द्वारा होता है, और इस प्रकार से होने वाले जनन को प्राकृतिक कायिक जनन की पत्ती द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, ये डिफिनेशन होकर बना के लिख लोगे, है ना। उदाहरण क्या है इसके? बिगोनिया का नाम सुन रखा है, बिगोनिया को आप लोगों ने देखा नहीं होगा ना, रुको दिखाता हूं। बिगोनिया है इसका एग्जाम्पल, और इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफिल्लम, है ना, ब्रायोफिल्लम, जिसको बोलते हैं हिंदी में पत्थर चट्टा, है ना, ब्रायोफिल्लम। रुको देखो मैं दिखाता हूं अपना, कहाँ है मेरा स्मार्टफोन, बस हटा दीजिए, ठीक है। और देखते हैं बिगोनिया का क्या सीन होता है, बिगोनिया कैसा दिखता है। बिगोनिया कहाँ चला गया तू चाचा बिगोनिया, ये देखना, वाह यार कितना अमेजिंग प्लांट है, ये देखो, ये है बिगोनिया, कितना प्यारा लग रहा है ना, सच में। ये तो गुलाब की जगह में इसको ही देना चाहिए था, है ना, जो लड़के गुलाब देते हैं उनको बिगोनिया देना चाहिए। देखो क्या मतलब, क्या गजब का लग रहा है बिगोनिया, देख रहे हो, बिगोनिया। अब देखते हैं ब्रायोफिल्लम, देख लो एक बार, पत्थर चटा आप लोगों ने देखा होगा, है ना, ब्रायोफिल्लम, ये देखो, ये देखो, ये ऐसा पौधा आप लोगों ने देख रखा होगा, इसी को बोलते हैं पत्थर चटा। ये देखो, ये बिल्कुल सिंपल, ये पौधा देख रखा होगा, है ना, यही पौधा है, पत्थर चटा बोलते हैं इसको। इसी की पत्तियां पीस के पी जाती हैं जब पेट के अंदर पथरी हो जाती है ना, यही होता है। तो इसके अंदर पत्थर चटा के अंदर कौन सा, अगर पूछा जाए कौन सा जनन होता है, किस प्रकार से अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, किस प्रकार से अपने आप ये रिप्रोडक्शन करता है, किस प्रकार से नए पौधे का निर्माण करता है, तो वो करता है पत्थर चटा, यानी कि पत्ती द्वारा इसकी कायिक जनन की विधि होती है, और ये प्राकृतिक कायिक जनन होता है ना। अगर इसमें मानव हस्तक्षेप भी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी इसका निर्माण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है। आगे चले। अब देखिए, प्राकृतिक जनन आपने समझ लिया, अब देखते हैं कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है ना। प्राकृतिक जनन, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कृत्रिम कायिक जनन। यार बिल्कुल सिंपल चीज है, आपको लग रहा होगा ना ये बहुत कठिन चैप्टर है, कठिन टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। कृत्रिम कायिक जनन यानी कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, प्राकृतिक कायिक जनन, सॉरी कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन में क्या होता है कि जब, या कायिक जनन की ऐसी विधि जिसमें एक नए पौधे का निर्माण, लिखो इसको लिखो कि कायिक जनन की ऐसी विधि जिसमें नए पौधे का निर्माण प्रयोगशाला या मानवों द्वारा कराया जाता है, मानवों के लाभ के हेतु। इस प्रकार से होने वाले जनन को हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल डिफिनीशन है, इसको लिख लो। कृत्रिम कायिक जनन क्यों कराया जाता है? ये मानव समाज को, ठीक है, मानवों को लाभ पहुंचाए, ठीक है, ऐसे कराया जाता है कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इसीलिए कराया जाता है, इसका मेन रीजन यही होता ही है। ठीक है, बताइए, समझ आया? चलो, कृत्रिम कायिक जनन में आप इसकी डिफिनीशन लिख लेंगे कि यह कायिक जनन की ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा प्रयोगशाला में या मानवों द्वारा इस जनन प्रक्रिया को कराई जाती है और नए पौधे का निर्माण किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, वेजिटेटिव आर्टिफिशियल प्रोपागेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहली विधि आती है कटिंग, सबसे पहली विधि आती है कलम लगाना, जिसको अपन लोग बोलते हैं कटिंग। हेडिंग डालो जल्दी से, सभी बच्चे हेडिंग डाल लो, कटिंग, कलम लगाना। हम लोग
गुलाब की कलम लगाते हैं ना, किसकी उदाहरण देख लो, इसका पहले बता दो। गुलाब की कलम लगाते हैं, बिना गुलाब की कलम लगाए क्या गुलाब का पौधा उग सकता है? उगा सकते हो? उगा दिए, तुमको 5 लाख का इनाम बेटा, ले जाओ 5 लाख पैसे का इनाम, ठीक है। रुपया ना समझ लेना कि रुपया हमका खरीदे चाहतों का, हमारी स्टूडियो खरीदे चाहतों का, 5 लाख लोग हैं, खुश हो गए, पीट देंगे, ठीक है। गुलाब हो गया पहले। इसके बाद देखो गन्ना होता है ना, गन्ना, गन्ना 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 चूसने वाला, उसकी क्या की जाती है? उसकी कटिंग ही तो की जाती है, उसकी कलम ही तो की जाती है। बताओ कलम ना की जाती हो तो, ठीक है। और जैसे आपका एक पौधा और एग्जैक्टली मुझे रेड सा होता है बड़ा सा, गुड़हल, गुड़हल, गुड़हल की भी कलम लगाई जाती है ना। गुड़हल, गुड़हल की भी कलम लगाई जाती है ना। ये पौधे हो गए, कलम से एक नए पौधे का निर्माण करते हैं कलम लगा करके, है ना। जब कलम द्वारा ये क्या होता है, ये किसकी हेडिंग है, ठीक है, आप लोग इसकी हेडिंग लिखेंगे। गुलाब हो गया, गन्ना हो गया। कलम में क्या होता है? कलम में जो कलिका युक्त शाखा होती है कलम के अंदर, जब उसकी कलम काटते हैं तो उसी में कलम में क्या होता है, कलम में समझना, पहले समझ लो फिर डिफिनेशन लिख लेना। कलम के अंदर कलिका युक्त शाखा होती है। क्या होती है? जो कलम होता है उस कलम के अंदर, जैसे हमने ये इसका लिया, ये है हमारा गन्ना, गन्ना लिया, ये देखो, अब देखना, ये देखो, ये इसकी कलिका युक्त शाखा हो गई, ये देखो। अब हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ से काटा, ये एक हमको कलम मिल गया, ठीक है। ये क्या मिला, ये हमको एक कलम मिल गया। फिर इसको हमने यहाँ से काटा, ये एक कलम मिल गया, ये काटा यहाँ से, फिर ये अलग एक इसका कलम ये मिल गया, यहाँ से काट दिया, फिर एक कलम मिल गया, है ना। यानी कि यही कलम को क्या करेंगे, इसी कलम को हम मिट्टी में दबा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं। और जब ये इसी कलम को, है ना, हम लोग कलिका युक्त शाखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब कलिका युक्त शाखा को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं तो कटे हुए भाग से क्या होता है, जहां पे कट लगता है ये वाला अपस्थानिक, ये जो कलिका युक्त भाग है, कि कलिका युक्त भाग या कटे हुए भाग से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। इसके यहाँ से क्या निकलती हैं जब दबा देते हैं, तो अपस्थानिक जड़ें, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, तो यहाँ से बच्चे अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और वो जड़ें एक नए पौधे का निर्माण करती हैं, एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। खत्म, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, गया, बस हो गया, इतना ही तो था यार। कलम द्वारा कटिंग के अंदर गुलाब, गन्ना, गुड़हल, कलिका युक्त शाखा निकलती है। डिफिनीशन कैसे लिखोगे कि इस विधि में पौधे की शाखाएं, है ना, इस विधि में पौधे की शाखाएं या फिर तने को काट करके जमीन में गाड़ देते हैं और कुछ समय बाद, लिखो 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 जो बोल रहा हूं, कुछ समय बाद उसमें अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और वो जड़ें एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से होने वाले जनन को हम कृत्रिम जनन की विधि के द्वारा कलम लगाने, कलम के द्वारा हम उसका जनन करते हैं, उससे कलम के द्वारा हम एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। ठीक है, ठीक है चचा, समझ आवा, कुछ गवा अंदर, नहीं गवा जाएगा। फिर से देखो इसको, फिर से समझो, बिल्कुल सिंपल है यार। कलम ले आए, गाड़ दिए, नया पौधा, ये कलम है, इसको हमने गाड़ा, यहाँ से कलिका निकली तो एक नया पौधा बन गया, हो गया, खत्म, टाटा। अब क्या करना है इसमें? अब इसमें कोई बहुत बड़ा पहाड़ थोड़ी ना मारना है, बहुत बड़ा तीरंदाज को लेना है ना, वो तीर में जाकर निशाना लगाएगा, है ऐसा कुछ थोड़ी ना करना है। बिल्कुल सिंपल, सब सिंपल चीजें थी। अब देखो, कलम द्वारा प्राकृतिक जन्म की एक विधि हो गई, ऊपर वाला मिटा देता हूं, फिर हम लोग समझते हैं प्राकृतिक जन्म की दूसरी विधि क्या होता है, दाब लगाना, है ना, लेयरिंग जिसको बोलते हैं। मिटा दे इसको लिख लो, अगर जितने बच्चे नहीं लिखे हैं इसको लिख लो, फिर मिटा देते हैं इसको, ठीक है, मिटा दे। चलो सोचो, तुम लोग को इतना समय दे देता हूं मैं, इतना समय। एक बार मैं ऑफलाइन में पढ़ाने गया था, तो वहाँ पे क्या था, मैं लिख दिया, लिखने के बाद जब मिटाने की बारी आई तो मैं ले करके मिटा दिया, तो उसमें एक बच्चा ना मेरे को डांटने लगा, मतलब ऐसे ही बड़े उस तरीके से बात करने लगा मेरे से कि मेरा हुआ नहीं है, आपने ये कर दिया, वो कर दिया। यार हम कहें यार अजीब आदमी, हम खड़े थे, हम कहें काम करो, हम कहें, मैंने फिर ऐसे जब मतलब ऐसे वो बोलने लगा, यार क्लास में इतने सारे बच्चे थे, लड़के थे, लड़कियां थी, है ना, सब लोग मेरी तरफ देखने लगे, हंसने लगेंगे, भैया को मतलब सुना दिया वो। फिर हम उसे खड़ा कराए, हम कहे खड़े हो जा, तू खड़ा हुआ, हम बोले तुमको पढ़ाया क्या, मैं बताया। वहाँ पे मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, मैं शायद सेल चैप्टर पढ़ा रहा था, है ना, सेल में लाइक माइट्रोकांडिया वगैरह पढ़ा रहा था, तो उसी के स्ट्रक्चर बना था, उसके बारे में लिखा था, है ना।
सब मतलब वो वैसा लड़का था, सीरियस बिल्कुल पढ़ने वाला। हम कहिए बताओ, खड़े हो जाओ। खड़ा हुआ, उनके क्या पढ़ाया अभी तुमको मैंने? बताया सर आपने ये पढ़ाया। अच्छा सर, नहीं सॉरी भैया, है ना, भैया बोलते हैं आप लोग, बड़े प्यार से भैया ही बोलते हैं, ठीक। सर वो नहीं, सर कब से बन गए भैया? भैया हैं, भैया रहेंगे, है ना। बोला भैया आपने ये पढ़ाया। हम कहे अच्छा। हम कहे बताओ जो मैंने अभी पढ़ाया था, अभी हाल ही में तुम्हें बताया था, तो ये क्या है, इसका खोज किसने किया था? बता दिया। ये बताओ इसके अंदर होता क्या क्या है? वो भी बता दिया। कि बताओ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी, वो भी बता दिया। मैंने बोला इसको सेल का क्या बोलते हैं? वो भी बता दिया। अबे हम के पागल इंसान, हम के जितना तू बता रहा है उतना ही तो मैंने लिखा था इसमें। तू लिख नहीं सकता अपने मन से? बता, लिख नहीं सकता है तू? उसकी ऐसे बेइज्जती कर दिया ना मैंने, वो बिल्कुल चुप हो गया। बोला हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, वही करने लगा। हम क्या बैठ जा चुपचाप। है ना, बच्चे शरारती होते हैं ना, थोड़ा सा लगता है यार उन लोगों को, क्योंकि एक बच्चों के जीवन में जाकर के उसी स्टेज से हम लोग भी उठ के आए हैं, है ना। ठीक है, पहला आता है कलम लगाना। दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है दाब लगाना। दाब लगाना जिसको बोलते हैं लेयरिंग। लेयरिंग, दाब लगाने में क्या होता है? दाब लगाने में किसी पौधे की या किसी पेड़ की शाखा को क्या किया जाता है? पेड़ की शाखा को झुकाकर, क्या कर, किसी पौधे की शाखा है भैया, उसको झुका करके नम मिट्टी में दबा दिया जाता है। कहो किसमें? तो नम मिट्टी में दबा दिया जाता है। समझना कि किसी पौधे की शाखा को झुका करके, उसको छील करके, ठीक है, झुकाते हैं और साथ में उस शाखा को जहाँ से झुकाते हैं वहीं से छील देते हैं। झुकाकर और छील करके उसको नम मिट्टी में दबा देते हैं। ठीक है, नम मिट्टी में दबाएं और देखें फ्यू डेज, है ना, कुछ समय बाद, है ना, 1 आवर्स लेटर, नहीं वे पगले, 10 डेज लेटर, ठीक है, कुछ समय बाद उसमें से अपस्थानिक जड़ें निकलने लगती हैं। कुछ समय बाद उसमें से जड़ें निकलती हैं और वही जड़ें एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। बताओ, एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। इसी को बोलते हैं लेयरिंग, यानी कि दाब लगाना। इसको कृत्रिम जनन के अंदर, कृत्रिम कायिक जनन के अंदर क्यों रखा गया है? बताओ, ऊपर से या प्रकृति के द्वारा कोई पौधा दब के तो नया पौधा बन नहीं जाएगा, है ना। प्रकृति उसको आएगी नहीं, चक्कू से छीलेगी, है ना, चक्कू लेकर के आएगी, ब्लेड लेकर के आएगी, उसको छील कैसे दबाएगा? इधर ना देखना, खून निकलने लगेगा, मैं से छुपा लेता हूं, है ना। कोई तो करेगा नहीं, कौन करेगा? कृत्रिम करेगा, इंसानी दिमाग करेगा। इंसानी दिमाग सच में बहुत दुष्ट होता है, दुष्ट होता है ना। बताओ, मानते हो ना तुम लोग? ये लोग बताओ, मानते हो कि नहीं? नहीं मानते? मानते हो यार, चलो। तो इसकी डिफिनीशन क्या लिखोगे आप? इसकी डिफिनीशन आप बना ही सकते हो अपने मन से। डिफिनीशन क्या लिखोगे कि इस विधि में पौधे की शाखा को, है ना, सबसे पहले इस शाखा को क्या करते हैं? पौधे की शाखा को छील करके झुकाकर नम मिट्टी में दबा दिया जाता है और कुछ समय बाद देखा जाता है, कुछ समय बाद उसमें से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, जिससे एक नए पौधे का निर्माण होता है। इस प्रकार से होने वाले जनन को हम लोग कृत्रिम कायिक जनन में दाब लगाकर एक नए पौधे का निर्माण करते हैं, है ना। ये हुआ आपका दाब लगाना, लेयरिंग। ठीक है, लेयरिंग, दाब लगा करके एक नए पौधे का निर्माण कर दी। इसका एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया नाशपाती हो गया, सेब हो गया, चमेली हो गया। ठीक है, नाशपाती हो गया, सेब हो गया, चमेली हो गया, बस इसके एग्जाम्पल हुए। नाशपाती, सेब, चमेली, इसका एक एग्जाम्पल अभी और एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। सेब, चमेली, चमेली के पौधे क्या करते हैं? दबा देते हैं। हाँ चलो, देखो हम तीसरी हेडिंग देखते हैं। ठीक है, तीसरी हेडिंग है हमारी गूटी बांधना, है ना। गूटी बांधना बहुत सुने होंगे, गूटी बांधना, है ना। चमेली, 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 अरे वो चमेली की बात आ गई, जैसे बेला, कनेर, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। गूटी बांधना बड़ा यार अजीब तरीके का नाम है। गूटी बांधना क्या होता है? देखो, कोई ये जो पौधा की तुम शाखा ऐसे झुका दिए हो ना, ये पौधे की जो शाखा तुम नीचे झुकाए हो, वो कैसे झुकाए हो? क्योंकि उस पौधे की शाखा मुलायम थी, उस पौधे की शाखा नरम थी, तभी तो झुका दिए हो। और उस पौधे की शाखा अगर मुलायम या नरम ना होती तो क्या तुम उस पौधे की शाखा को झुका पाते? कभी जीवन में नहीं झुका पाते।
अब तुम्हें लग रहा है यार भैया सही बोल रहे हैं, नहीं झुका पाते ना। अब जैसे कोई पौधा बहुत बड़ा है, जैसे मैं समझ लो ये मैं एक पौधा हूँ, मान लो मैं कैसे पौधा हूँ, अब मेरी शाखा झुकाओगे, मैं टूट जाऊंगा, गिर जाऊंगा, है ना। तो मेरी पौधे की शाखा को झुका नहीं सकते तुम इसी में कुछ खुराफात कर सकते हो, है ना, इसी को तुम काट पीट के कुछ कर सकते हो। तो जो पौधे की शाखा बहुत मजबूत होती है ना, उसको क्या किया जाता है, उसके अंदर गूटी बांधा जाता है। गूटी बांधना क्या होता है, यानी कि पौधे की जो मजबूत शाखा होती है ना, मजबूत शाखा जो होती है उसको छीला जाता है, उसको छील कर फिर उसमें क्या किया जाए, छीलने के बाद उसमें खाद, है ना, मिट्टी को लपेट दिया जाता है ना, खाद व मिट्टी को लपेट दिया जाता है। लपेटने के बाद क्या किया जाता है, उसमें एक पट्टी लपेट दी जाती है, समझना, ठीक है, पट्टी लपेट दी जाती है। पट्टी मतलब कपड़ा वपड़ा टाइप का पट्टी करके उसी में लपेट दिया जाता है, ठीक है। अब देखो, जब उसमें तुम सबसे पहले उस मजबूत शाखा को छील लिए तुमने, ठीक है, फिर छील कर फिर खाद लगा दिए उसी शाखा में जहाँ पे छीले थे, लगा दिए, फिर उसमें पट्टी बांध दिए। जब तुम उसमें पट्टी बांध दिए तब क्या होगा, तब इसमें नमी के लिए तुमको एक मटकी को, है ना, उसके अंदर, जैसे यहाँ पे पट्टी बांधे तो यहाँ पे मटकी तुमने सेट कर दिया, उसमें तुम गए पानी भर आए, फिर यहाँ पे हल्का छेद सुतली से तुमने इसको वो कर दिया, है ना। सुतली से क्यों किया, क्योंकि मतलब ये तुम्हें ये लगता है कि इसको हमेशा तुम्हें नम रखना है, नमी चाहिए इसको, ठीक है। तो तुमने इसको मटकी में, है ना, पानी का व्यवस्था कर दिया, क्या कर दिया, इसकी पानी या फिर इसकी नमी की तुमने व्यवस्था कर दी, अच्छी अरेंजमेंट कर दी। फिर कुछ समय बाद क्या देखा जाता है कि इसी जहाँ पे लपेट दिया जाता है, इसी से जड़ें निकलती हैं, है ना, इसी से जड़ें निकलती हैं, और फिर धीरे से इसको काट कर, है ना, जहाँ पे गूटी बांधते हैं उसके पहले ही उसे और काट करके उसको क्या करते हैं, उसको काट कर मिट्टी में दबा देते हैं, ठीक है। उसको काट कर क्या करते हैं, उसको काट करके मिट्टी में दबा देते हैं, और वो मिट्टी में दबाने के बाद एक नया पौधा बन जाता है। इसी को बोलते हैं गूटी द्वारा एक नए पौधे का निर्माण करना, ठीक है, गूटी द्वारा, ठीक है। जैसे आपका हो गया संतरा हो गया, अमरूद हो गया, नींबू हो गया, ये सभी कैसे इन पौधे का निर्माण होता है, ये सभी पौधे का निर्माण गूटी द्वारा होता है। क्या होता है, जैसे संतरा हो गया, है ना, फिर अमरूद हो गया, ठीक है, फिर नींबू हो गया, ये सभी जो पौधे का निर्माण होता है ना, गूटी द्वारा होता है, इनमें गूटी बांधी जाती है, ठीक है। बताओ समझ आया ना। डिफिनीशन क्या लिखोगे इसकी, फिर लिखो कि इस विधि में या कायिक जनन की इस विधि में पौधे की शाखा को छील करके, कठोर शाखा को, मजबूत शाखा को छील करके, ठीक है, उसमें खाद और मिट्टी को लपेट करके, ठीक है, उसमें एक पट्टी को लपेट दिया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, उसमें एक पट्टी को लपेट दिया जाता है, और पट्टी को लपेटने के बाद उस मिट्टी उस पट्टी को नम रखने के लिए उसमें पानी की व्यवस्था की जाती है, मटकी से सुतली के द्वारा उसको कनेक्ट कर दिया जाता है, उसको जोड़ दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कुछ समय बाद उसमें अपस्थानिक जड़ें विकसित होती हैं, और शाखा को क्या करते हैं, शाखा को गूटी के निचले हिस्से से, जैसे यहाँ पे गूटी बांधे थे इस जगह पर, है ना, इस जगह पर, तो गूटी के जो निचला हिस्सा है, निचले हिस्से से काट करके उसको मिट्टी में दबा देते हैं, जिससे एक नया पौधा बन जाता है। इस विधि से बनने वाले पौधे को हम कृत्रिम जनन की गूटी बांधने की विधि के द्वारा निर्माण करते हैं, पौधे को उत्पन्न करते हैं। यही होता है गूटी बांधना। बताओ, इतना बोलते बोलते मेरा मुंह दर्द करने लगा, अभी तक तुम लोगों ने लाइक नहीं किया, चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम लोग। है ना, तुम लोगों को बहुत भला बुरा कह देता हूँ मैं यार, है, परेशान मत हो ना यार, है ना। अब आता है ग्राफ्टिंग, रोपण द्वारा, है ना, रोपण द्वारा, ग्राफ्टिंग विधि द्वारा क्या होता है। ग्राफ्टिंग विधि जैसे हमने देखा, परेशान मत होना बच्चे, ठीक है, जैसे देखा हमने ये एक पौधा है और ये हमारा दूसरा पौधा है, समझना, बात को समझना चाचा, है ना, बात को नहीं समझे ना बाबू तो खराब हो जाओगे। ये एक ए पौधा है, एक बी पौधा है। ग्राफ्टिंग समझना क्या होता है, एक ए पौधा है, एक बी पौधा है, रोपण द्वारा ग्राफ्टिंग। ए पौधा जो है ये थोड़ा सा खराब प्रजाति का है, क्या है, खराब प्रजाति का है, और बी पौधा उच्च प्रजाति का है।
ए पौधा खराब प्रजाति का है और बी पौधा उच्च प्रजाति का है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब साला इंसानी दिमाग के अंदर शैतानी आ गई है ना, शैतानी आ गई, बोला इस ए वाली जो शाखा है ना इसको छील काट के बी वाली से कनेक्ट कर दो। ये देखो, ये लो, ये लो, ये लो, ए वाली शाखा को बी वाली से कनेक्ट कर दो, ये लो, बिल्कुल सिंपल। समझ गए? समझ गए ना? समझ गए ना? बताओ, जो मैं कहना चाहता हूँ समझ गए ना? अब इससे क्या होगा? इससे एक नया पौधा बनेगा, यहीं से, इसी जगह से क्या होगा? इसी जगह से एक नया पौधा बनेगा और इस नए पौधे को अपन लोग क्या करेंगे? इस नए पौधे को अपन लोग सही ठिकाने लगा देंगे। ठीक है, यही होता है क्या? रोपण द्वारा, ग्राफ्टिंग विधि द्वारा, रोपण द्वारा एक नए पौधे का निर्माण होना। ठीक है, तो इस विधि में क्या करते हैं? इस विधि में एक घटिया किस्म है हमारे पास, है ना? इस विधि में घटिया किस्म के पौधे को, है ना, ये जो घटिया किस्म का पौधा है ना, तो इस विधि में घटिया किस्म के पौधे को उच्चतम किस्म में बदला जाता है। समझ लो। ठीक है, इस विधि में घटिया किस्म के पौधे को, समझना, इस विधि में घटिया किस्म के पौधे को उच्चतम किस्म में बदला जाता है। देखो, जिंदगी भर नहीं बुला पाओगे। ठीक है, बताओ, बुला पाओगे तो उच्चतम किस्म में बदला जाता है। ठीक है, इस विधि में क्या किया जाता है? तो इस विधि में घटिया किस्म का जो पौधा होता है उसको लेकर के उच्चतम किस्म के अंदर बदल दिया जाता है। ठीक है, यही होता है ग्राफ्टिंग, यही होता है रोपण विधि द्वारा, है ना? यानी कि दो अलग अलग पौधे की शाखाओं को जोड़ा जाता है। ये चीज आप लोग लिख लेना इसमें कि दो अलग अलग पौधे की शाखाओं को उसके अंदर जोड़ा जाता है और एक अच्छी पौधे की शाखा को बनाया जाता है ना? जैसे आपका हो गया शरीफा, आप लोगों ने सुन रखा है शरीफा, है ना? तो शरीफा जो बनता है ना, शरीफा का जो पौधा होता है ना, वो ऐसे ही बनाया जाता है ना? और कुछ उच्च क्वालिटी के, है ना, उच्च अंगूर जो आते हैं जिसमें बीज नहीं रहता है, उसको भी, उसके जो पौधे होते हैं ना, उसके पौधे को भी ग्राफ्टिंग विधि द्वारा बनाया जाता है, रोपण विधि द्वारा। ठीक है, और ये रोपण विधि कृत्रिम कायिक जनन की, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन की एक विधि होती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सच में टॉपिक क्लियर होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। और हमारा एक सेकंड चैनल है जिस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन, तो हम लोग उस चैनल पर बहुत ढेर सारे मोटिवेशनल वीडियोस को लेकर के आते हैं, तो आप लोग उस चैनल पर जा करके मोटिवेशनल वीडियोस को जरूर से जरूर देखिएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को, सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना आप लोग। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।